दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक उन सभी बच्चों के लिए है जो इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं और बियॉन्ड इसके भी जो प्रीलिम्स देंगे उनके लिए भी ये उतना ही रेलेवेंट रहेगा। इस वीडियो के थ्रू आपके ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बायोम से रिलेटेड या वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड वो सभी क्लियर हो जाएंगे। यहां पर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप इन बायोम्स के बारे में इंफॉर्मेशन इजीली याद रख पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले जानते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है प्रारंभ। प्रारंभ एक तरह का फाउंडेशन कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी जो तैयारी है उसे बूस्ट कर सकते हैं। ये प्रारंभ बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2023 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और यहां पर उनकी होलिस्टिकली, चाहे वो आपके बेसिक्स हों, चाहे आपके करंट अफेयर हो, स्टैटिक हो, उन सभी की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और साथ ही साथ विद टेस्ट आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट किया जाएगा। तो आप यहां पर हमारी गाइडेंस के थ्रू इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। अब इस लेक्चर को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको समझनी होंगी। सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कन्वेक्शनल करंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विंड की मूवमेंट होती कैसे है, विंड क्या होती है, कन्वेक्शनल करंट्स क्या होते हैं। उसके बाद ये कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको इजीली समझ आ जाएगी। देखिए, जब आपकी विंड जो होती है हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो इसे कह देते हैं, मतलब जब आपकी एयर हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो इसे कहते हैं हम विंड। बट जब आपकी एयर वर्टिकली मूव करती है तो इसे कह देते हैं हम कन्वेक्शनल करंट्स। तो आपको विंड और कन्वेक्शनल करंट में तो फर्क पता लग गया, दोनों की डायरेक्शन में फर्क है। एक आपकी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और एक आपकी वर्टिकली मूव कर रही है। अब जब आपकी जो भी आपके कन्वेक्शनल करंट्स हैं ये ऊपर उठते क्यों हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए ये एक आपका लैंड पीस है, इस लैंड पीस के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है यहां पे, तो इस एरिया में आपका लो प्रेशर डेवलप होगा और जनरली जो आपका लो प्रेशर होता है वहां से आपकी जो विंड है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। इस वजह से आपके कन्वेक्शनल करंट्स जनरेट होते हैं। इसी के साथ जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है जिसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। अब ये कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है? आपने इवेपोरेशन के बारे में सुना होगा। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए, इवेपोरेशन आपका किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इवन आपने जब मान लीजिए सर्दियों की रात होती है, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो और कोई चीज अगर गिल्ली हो, चाहे आपके जैसे कपड़े हैं, अगर आप अपने क्लोथ्स को सुखाते हैं तो वो सूखते हैं ना, उसमें से भी तो पानी इवेपोरेट हो रहा है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, वेयर एज जो बॉइलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलती है, बॉइलिंग पॉइंट के पास। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में ये एक जनरल डिफरेंस है। अब यहां इवेपोरेशन जब होती है किसी भी चीज की तो इससे जनरेट होते हैं आपके कन्वेक्शनल करंट्स, ये ऊपर राइज करते हैं धीरे धीरे। आप सभी ने पढ़ा होगा कि विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर आपका डिक्लाइन करता है ट्रोपोस्फेयर में। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं लैप्स रेट। अब ये लैप्स रेट होता क्या है, आप इसे समझिए। देखिए, अमूमन जब हम बात करते हैं अर्थ सरफेस की तो इससे जैसे ही आप ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं, आपकी हाइट इंक्रीज करती है, तो उसके साथ जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो नीचे आना स्टार्ट होता है। तो इसे कहते हैं हम लैप्स रेट। अब क्योंकि आपकी एयर मास का जो टेम्परेचर है वो नीचे आने लगेगा, तो अब जो वाटर वेपर थे वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगेंगे और कंडेंस होंगे तो वो कुछ इस तरह से बादल फॉर्म करेंगे। अब जब ये बादल फॉर्म करेंगे, जब ये बादल बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे और इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहेगी इन वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड करने की, तो ये बारिश की फॉर्म में नीचे गिरेंगे। तो इस तरह की जो आपने वाटर साइकिल बचपन में देखी थी, ये कौन सी वाटर साइकिल है? कन्वेक्शनल करंट वाली। तो इसे इसी वजह से कह देते हैं हम कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब इस तरह की जो रेनफॉल है आपको अमूमन देखने को मिलेगी इक्वेटोरियल जो एरिया है उसके आसपास, और इसके अलावा आपको इंडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी कुछ इस तरह की रेनफॉल सिलेक्टिव एरिया में देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आप इनके बारे में थोड़ा मतलब याद रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट की तो वहां हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब वहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है साइक्लोनिक रेनफॉल। अब साइक्लोन्स होते कहां आते हैं और किस किस एरिया में बनते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब साइक्लोन्स दो टाइप के होते हैं,
एक होते हैं आपके टेम्परेट साइक्लोन, एक होते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं ये आपको नियरली 45 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास देखने को मिलते हैं, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो। तो जब भी हम बात करेंगे कि 45 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, वहां पर आपको देखने को मिलेगा लगभग आपकी जो रेनफॉल है वो थ्रू आउट द ईयर रहेगी, क्योंकि वहां पर जो फ्रंट की फॉर्मेशन है वो प्रोमिनेंट रहेगी, तो इस वजह से उस एरिया में आपको रेनफॉल देखने को मिल सकती है। अब जो आपके टेम्परेट साइक्लोन्स हैं ये 2-3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है स्टेशनरी साइक्लोन या स्टेशनरी फ्रंट। अब स्टेशनरी फ्रंट्स क्या होते हैं? जहां पर आपकी कोल्ड विंड और वार्म विंड एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़ी है। जैसे मान लीजिए ये आपकी वार्म विंड है, ये आपकी कोल्ड विंड है, ये एक दूसरे के सामने खड़ी है, तो दैट इज स्टेशनरी फ्रंट। यहां पर कोई भी किसी के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब यहां एक इस चीज को समझिए, मान लीजिए ये पाकिस्तान है, वार्म करंट क्या है आपका? पाकिस्तान, और कोल्ड करंट है आपका इंडिया। अब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, मान लो ऐसी गुस्ताखी इसने कर दी, तो हम इसे उठा के पटक देंगे ना, बिकॉज जो आपकी वार्म एयर है वो लाइट है, वो हमेशा अपलिफ्ट हो जाएगी। कोल्ड एयर आपकी डेंस होती है, ठंडी हवा हमेशा भारी होती है, इस वजह से वो जमीन के साथ जुड़ी रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ये जो आपकी विंड है इस सरफेस के आसपास रहेगी। अब क्योंकि यहां पर इसकी कोल्ड विंड ने इस वार्म विंड को ऊपर उठा दिया, तो यहां पर इस तरह से बादल फॉर्म होंगे और इस एरिया में आपको बारिश देखने को मिल सकती है। नाउ दिस इज अबाउट कि ये कौन सा फ्रंट फॉर्म होगा। तो वार्म एयर ज्यादा एक्टिव थी, पाकिस्तान ज्यादा एक्टिव था, तो ये है वार्म फ्रंट। अब सिमिलरली एक सिचुएशन मानिए कि भैया हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने अत मचा रखी है, टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत चल रही है, अब इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा और हम चढ़ाई कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब इसका आप एक एग्जांपल ये भी लगा सकते हो, अभी यूक्रेन के साथ रशिया की वॉर चल रही है, उसके अलावा आपका चाइना भी ताइवान को लेके कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो रखा है। तो मान लो चाइना ने भी अटैक कर दिया, तो हमें भी लगेगा कि भैया हम अपना कश्मीर वापस ले लेते हैं इनसे। तो यहां पर अब हमने अटैक कर दिया, यानी ये कोल्ड विंड जो है ये अग्रेसिवली इंट्रूड कर रही है वार्म एयर की टेरिटरी में, तो इस टाइम ये बनेगा कोल्ड फ्रंट। बट दोनों ही केसेस में अपलिफ्टमेंट किसकी होगी? वार्म एयर की। और दोनों ही केसेस में कुछ इस तरह से आपकी बादल बनके बरसात हो जाएगी। अब चौथा आपका फ्रंट होता है अक्लूडेड फ्रंट। अब अक्लूडेड फ्रंट क्या होता है? देखिए आपने यहां पर ये डायग्राम देखिए, ये आपकी एक कोल्ड विंड है, इसके साथ वार्म विंड का एक फ्रंट चल रहा है, बट यहां पर पीछे से भी आकर आपकी कोल्ड विंड इस वार्म विंड को अपलिफ्ट कर देती है और अंत में जाकर ये आपकी दोनों वार्म और कोल्ड, ये जो कोल्ड फ्रंट एक यहां पर है और एक यहां पर है, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। जो आपकी वार्म विंड है वो पूरा ही अपलिफ्ट होके ऊपर बारिश बन के, बादल बन के नीचे बरसात आ जाएगी। तो यहां इस तरह के फ्रंट को हम क्या कहते थे? अक्लूडेड फ्रंट। अब ये तो बात थी टेम्परेट टाइप ऑफ साइक्लोन की। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल एरिया में भी साइक्लोन आते हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, चाइना में इसे टाइफून के नाम से जानते हैं, यूएसए के जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है जो, वहां पर इसे जाना जाता है हुरिकेन्स के नाम से। ऑस्ट्रेलिया में इसे हुरिकेन्स विली विली के नाम से जाना जाता है, और इंडिया में इसे आपके साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अब इसके लिए आपकी कुछ सर्टेन कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ती है। अनटिल और अनलेस वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो तब तक ये आपके साइक्लोन फॉर्म नहीं होंगे। अब इसका भी क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, तो दैट्स व्हाई थोड़ी बहुत मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं जो हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसे हम समझेंगे भी लॉजिकली क्यों इस टाइम पे पर्टिकुलर आपको ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, हम उसे भी समझ पाएंगे इससे। देखिए सबसे पहली इसमें जो रिक्वायरमेंट रहती है वो सी सरफेस टेम्परेचर जो है, लार्जर सी सरफेस टेम्परेचर है वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा। अब ऐसा क्यों? अगर ये आपका टेम्परेचर इतना होगा तभी तो यहां पर लो प्रेशर बनेगा, और इसके अलावा यहां पर एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर चाहिए जहां पर आपकी विंड आके क्या करे? मर्ज करे। अब विंड आके यहां पर अगर मर्ज करके ऊपर अपलिफ्ट हो रही है तो यहां पर आपकी जो प्रेशर बेल्ट है नीचे ग्राउंड लेवल पे आपको देखने को मिलेगा लो प्रेशर, क्योंकि यहां पर मर्जिंग हो रही है रिवर आपकी एयर की, और यहां से अपलिफ्टमेंट होगी आपकी एयर की जिसे हम कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं, और यहां पर जाके ऊपर अपर ट्रॉपोस्फेयर में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलती है इन साइक्लोन में। अब ये जो बीच वाला पार्ट है ये होता है आई पार्ट, और इसके आसपास यहां पर आपके जैसे
स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स मतलब स्ट्रेटोस्फेरिक नहीं, स्ट्रेटा क्लाउड्स बन सकते हैं, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपके इस एरिया में दोनों साइड में फॉर्म हो जाएंगे, आई के दोनों साइड। अब यहां ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं ये आपको लेट समर में देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए जनरली आप देखेंगे कि जो लेट समर वाला पीरियड है उस समय आपका सन एक बार फिर से, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं। जैसे आप सभी को पता होगा कैप्रिकॉर्न से कैंसर के बीच में सन की मूवमेंट होती रहती है। अब आप इंडियन ओशन की इमेज को अपने दिमाग में डालिए। आप एक बात समझिए कि जून में आपका सॉलिस्टिस आता है और यहां पर आपके डे एंड नाइट जो है उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। डे एंड नाइट में वेरिएशन किस तरह से, मतलब यहां पर आपका जो दिन की लेंथ है वो लंबी होती है और एज कंपेयर टू नाइट। अब क्योंकि दिन की लेंथ लंबी है, सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली ओवरहेड है, तो इस वजह से जो इंडियन ओशन पार्ट है जो कि ट्रॉपिकल एरिया में आता है, यहां पर इंटेंस हीटिंग देखने को मिलती है सन की। और टिल द टाइम जब आप इक्विनॉक्स के पीरियड तक आते हैं, यानी कि आप बात कर रहे हैं कब की, देखिए आपको इनकी डेट्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए जून में छुट्टी पड़ती है, तब आपका सॉलिस्टिस पड़ता है, फिर उसके बाद हमारी दूसरी छुट्टी कब पड़ती है? दिसंबर में। तो यहां पर आपका दूसरा होगा दिसंबर में। इक्विनॉक्स की बात करें तो आपको यह याद रखना है आपके पेपर कब होते थे। आपके पेपर कब होते थे? एक मार्च में होते थे और दूसरे कब होते हैं? सितंबर में। तो यहां पर आ गया सितंबर। अब इस दौरान जो आपका सन है स्टार्टिंग फ्रॉम जून टिल सितंबर, इसके बीच में जो आपका सन है वो आपके ट्रॉपिक्स के बीच में है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में है। अब क्योंकि सन इसके बीच में है तो इंटेंस हीटिंग देखने को मिलती है आपको ओशन में, और जब सितंबर पहुंचते हैं हम, सितंबर अक्टूबर का टाइम आता है, या आप कह सकते हैं कि अर्ली सितंबर या अर्ली अक्टूबर में आपको यहां पर इस एरिया में साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल एरिया में साइक्लोन्स डेवलप होते हुए दिखते हैं बिकॉज ऑफ इंटेंस हीटिंग ऑफ सन, और तभी ये उस पर्टिकुलर फेज में ही डेवलप होते हैं। तो यहां पर आपको इस चीज को याद रखना है। साथ के साथ आपको याद रखना है कुछ 3 इंपॉर्टेंट जो हमारी परमानेंट विंड है उसके बारे में भी। अब आप सभी को पता होगा कि यहां पर आपका जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है जो कि इक्वेटर के आसपास देखने को मिलता है, हमें अमूमन यहां पर देखने को मिलता है, बट सन की मूवमेंट के कारण ये शिफ्ट भी होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट पहले समझते हैं कि टाइप ऑफ विंड्स कौन कौन सी होती है। देखिए एक होती है आपकी परमानेंट विंड्स जो थ्रू आउट द ईयर चलती रहेंगी, एक होती है आपकी टेम्परेरी या सीजनल विंड्स जो आपको विद इन सम सीजन देखने को मिलती हैं, और एक होती है आपकी लोकल विंड्स। लोकल विंड्स जैसे लू है, आपने नाम सुना होगा, चिनूक है, इसका नाम सुना होगा, या फोहान है, ये सभी विंड्स आपकी लोकल विंड्स है, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में ही फ्लो करती हैं, बट ये जो परमानेंट विंड है थ्रू आउट ईयर फ्लो करती हैं, तो दैट्स व्हाई ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इनके बारे में भी आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, जो आपका इक्वेटर है ये वाला पार्ट, यहां पर क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इस वजह से लो प्रेशर डेवलप होगा, एयर यहां से राइज करेगी। अब एयर यहां से राइज करेगी और मूव करने लगेगी, ऊपर जाके डाइवर्ज होगी तो मूव करने लगेगी पोल की तरफ, बट बिकॉज ऑफ क्रियोलिस फोर्स एंड अदर जो आपके फ्रिक्शंस वगैरह इसे झेलनी पड़ती है, ये पोल तक नहीं पहुंच पाएगी। ये 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास डिसेंड करेगी नीचे की तरफ। अब क्योंकि ये एयर नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है और यहां से आपकी एयर रश कर चुकी थी इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए, तो यहां पर कुछ इस तरह का एक साइकिल बन जाएगा, और इस साइकिल को हम कह देते हैं हेडली सेल। इस साइकिल को हम क्या कह देते हैं? हेडली सेल। अब यहां आपको 2 चीजें समझनी है कि इसकी डायरेक्शन कैसे है और क्यों है। अब यहां पर आप देखिए ये इस एरिया से, यानी एक हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में आपको हॉर्स लैटिट्यूड देखने को मिलता है, जहां पर आपके अमूमन पुराने जमाने में जो शिप्स थी वो स्टक हो जाती थी, और जिसकी वजह से यहां पर घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था। तो दैट्स व्हाई इसका नाम है हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि यहां पर आपकी एयर क्या कर रही है? डाइवर्ज हो रही है, जिसकी वजह से काम कंडीशन देखने को मिलती है। अब यहां आपकी जो विंड है इसकी मूवमेंट है ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहां आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप फ्रॉम पोल, कहां से? यहां से पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं और आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो नॉर्थ मींस राइट की तरफ डाइवर्ट होगी, जो आपकी क्रियोलिस फोर्स है उसके कारण जो विंड है वो राइट की तरफ डाइवर्ट होगी, और कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में ये आपकी एयर मूव करेगी। अब ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। तो इस वजह से इसको कई बार ईस्टर्लीज भी बोला जाता है, और कई बार इसका नाम रखा जाता है ट्रेड विंड, बिकॉज
अर्ली टाइम में जब हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी मशीन्स वगैरह नहीं थी, हमारे पास स्टीम इंजन्स वगैरह नहीं थे, आज डीजल इंजन आ चुके हैं, सोलर इंजन आ चुके हैं, तो इन इंजन से पहले जो ट्रेड हुआ करती थी वो इसी विंड के ऊपर डिपेंड करती थी। तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखा हुआ है हमने, ट्रेड विंड, और नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड के नाम से इसे हम पर्टिकुलरली जानते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इससे ऊपर वाले पार्ट में क्या हो रहा है। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को समझने के लिए आपको एक बार फिर से इस डायग्राम में जाना होगा। लेट मी क्लियर दिस थिंग। अब यहां आप समझिए हम यहां तक पहुंच चुके इस पार्ट में। अब एक बार फिर से यहां पर आपकी एयर जो है डिसेंड कर रही थी, आप एयर को यहां पर डिसेंड करवा रहे हैं, अब नीचे आएगी, सरफेस से टकराएगी, दोनों साइड आपकी एयर क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब दोनों साइड आपकी एयर, क्योंकि आपने ये याद रखना है जहां पर भी आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा वो कन्वर्जिंग पॉइंट होगा, जहां भी आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा वो डाइवर्जिंग पॉइंट होगा। तो यहां पर आपका क्या है, डाइवर्जिंग पॉइंट, क्योंकि हमने इसको क्या नाम दिया था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब यहां से आपकी जब विंड डाइवर्ज करेगी, एक बार फिर से ये मूव करने लगेगी किसकी तरफ, पोल की तरफ, बट एक बार फिर से फ्रिक्शन के कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये नहीं पहुंच पाएगी पोल के पास, और यहां पर ये अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड पे गर्म होके एक बार फिर से हीटअप होके एक लो प्रेशर डेवलप होगा, सब पोलार लो पे ये एक बार फिर से राइज करेगी, और यहां पर इस एरिया में 60 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेगी फ्रंटल कंडीशन। फ्रंटल कंडीशन क्यों कह रहा हूं मैं इसे, क्योंकि यहां आप देखेंगे कि इस पोल के एरिया से आ रही है कोल्ड विंड, और यहां पर 30 डिग्री के आसपास से आ रही है थोड़ी वार्म विंड। रिलेटिवली कह रहा हूं, यहां पे दोनों ही विंड में टेम्परेचर में फर्क है, क्योंकि पोलार एरिया में जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में है, यहां पर पॉजिटिव में है। तो इसमें जो आपकी विंड है आपस में जब टकराएगी तो इसकी वजह से यहां पर आपको फ्रंटल रेनफॉल इस एरिया में भी देखने को मिल सकती है। यहां पर आपकी विंड जब टकराएगी तो वापस, मतलब कन्वर्जिंग जोन है, यहां पर लो प्रेशर बना हुआ है, लो प्रेशर के बाद वापस ऊपर राइज करेगी। हमने यहां पर स्टार्टिंग में देखा था कि लो प्रेशर से आपकी विंड क्या करती है, ऊपर की तरफ राइज करती है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ आपकी विंड राइज करेगी तो यहां पर बनेगा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बनने के बाद वापस आपकी एयर डाइवर्ज करेगी। अब एक और सेल आपका यहां पर बन चुका है, इस सेल का क्या नाम है, इस सेल का नाम है आपका फेरल सेल। कौन सा सेल, फेरल सेल। इस सेल का नाम आप याद रखना, कई बार आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूपीएससी में काम आ सकता है ये। इफ वी टॉक अबाउट फेरल सेल, अभी तक हमने देखा था जो आपका ये ट्रॉपिकल एरिया में जो सेल बना था हेडली सेल, दैट वाज थर्मल डायरेक्ट, क्योंकि वहां पर इंटेंस हीटिंग हो रही थी, उसकी वजह से वो सेल जनरेट हुआ था, तो वो थर्मल डायरेक्ट सेल है। वेयर एज इसकी बात करें तो ये इंड्यूस्ड है, मतलब यहां पर ये पहले और तीसरे सेल के कारण फॉर्म होगा, तो इसलिए इसे थर्मली इंड्यूस्ड सेल भी बोल देते हैं कई बार। नाउ आपको फेरल सेल के बारे में पता लग गया, यहां पर किस तरह की मूवमेंट है। अब पोल से आपकी जो प्रेशर है, यहां पर आपका हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से आपको पता है कि विंड आपकी लो प्रेशर की तरफ भागेगी, लो प्रेशर पे जाके राइज कर रही है, यहां पर आपकी एयर एक बार फिर से पोल के ऊपर सिंक करेगी, जिसकी वजह से यहां पर आप देखते हैं ना कि कई बार आपको लाइक स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड भी देखने को मिलते हैं इस एरिया में, तो इसी वजह से, क्योंकि विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। हैड इट बीन द केस कि विंड बाहर की तरफ मूव कर रही होती, टुवर्ड्स इक्वेटर मूव कर रही होती, तो यहां पर आपको कभी भी स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड देखने को नहीं मिलते, क्योंकि विंड आपके इस साइड मूव कर रही थी, वार्म विंड यहां से मॉइस्चर लेके आएगी और यहां पर आपके बादल फॉर्म होंगे, तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड भी आपके फॉर्म होंगे यहां पर। बट यहां हमारा मेन मकसद क्या है, इस चीज को समझना कि ये आपके विंड की मूवमेंट किस तरह की है। यहां पे एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं इसे। देखिए यहां पर आप समझिए कि ये जो आपका पार्ट है, इसमें जो पोलर पार्ट है, यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर सब पोलर लो प्रेशर है, एयर यहां से इस साइड मूव करेगी, लो प्रेशर पे राइज करेगी, और फिर यहां पर आप देखेंगे कि अगर आपकी जो विंड की डेंसिटी है यहां पर कम होने लगेगी, क्योंकि लो प्रेशर की तरफ आपकी विंड भाग रही है, तो ऊपर से विंड डिसेंड करेगी और इस साइड आपकी विंड ये मूव करेगी। तो दिस इज द वे आपका पोलर सेल यहां पर बनता है। पोलर सेल बन गया, ये भी आपका थर्मली डायरेक्ट सेल है, बिकॉज यहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है इस एरिया से और इस एरिया के बीच में, जिसकी वजह से ये थर्मली यानी हीट के कारण जनरेट हुआ सेल है, इसीलिए थर्मल डायरेक्ट सेल बोला जाता है इसे। और यहां पर आपको इस विंड की सर्कुलेशन के बारे में पता लग चुका है। नाउ इफ वी सी, इस विंड की डायरेक्शन क्या है, देखिए सरफेस पे इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ,
वेरएस वेस्टर्ली की जो डायरेक्शन है, यहां पर जो आपकी टेम्परेट एरिया में जो विंड की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से। अब क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आप पोल से नीचे की तरफ जा रहे हैं, कहां की तरफ, इक्वेटर की तरफ, तो जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स राइट रहेगा। तो यहां पर ऊपर वाले केस में आपको जो मूवमेंट है वो राइट की तरफ देखने को मिलेगा, और यहां पर आपके जो विंड है इसको कह देंगे हम ईस्टर्ली। क्या कह देंगे हम, ईस्टर्ली। अगर बात की जाए पर्टिकुलरली इस एरिया की, टेम्परेट एरिया की, तो यहां पर जो आपकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है आपकी टुवर्ड्स ऊपर की तरफ। अब यहां पर मैं आप इस तरह से देखिए कि ऊपर की तरफ जा रहा हूं मैं, तो राइट साइड किस साइड होगा हमारा, इस साइड। तो यहां पर आपकी जो विंड की डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी। अब क्योंकि ये वेस्ट साइड से मूव कर रही है, आपको पता होगा कि विंड जिस पार्ट से ओरिजिन करती है उसके बेसिस पे इसका नाम रखा जाता है, तो इस वजह से इसका नाम क्या रख देंगे हम, वेस्टर्लीज। अब ये तो आपको परमानेंट विंड के बारे में पता लग गया। अब अमूमन आपको मैंने लैटिट्यूड वगैरह भी एक्सप्लेन कर दिए, बट इनमें कुछ फर्क देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो आपके सन की मूवमेंट है बिटवीन टू ट्रॉपिक्स, इसकी वजह से आपकी जो इक्वेटोरियल एरिया में हमारा जो ये लो प्रेशर डेवलप होता था, इस एरिया में जो हम कहते थे कि भैया यहां से विंड आई, यहां से विंड आई, यहां पर कन्वर्ज करके ऊपर राइज करेगी, ये शिफ्ट होता रहता है सन की मूवमेंट के साथ। जब आपका सन उत्तरायण में होता है, मतलब आपका सन टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रहा है, तो ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करेगी। जब दक्षिणायन में जा रहा है, तो मतलब दक्षिण की तरफ जा रहा है सन, तो यहां पर आपकी ITCZ की मूवमेंट सदर्न साइड में देखने को मिलेगी। आपने इंडियन मॉनसून के केस पढ़ा होगा, जहां पर ये ITCZ अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री नॉर्थ तक पहुंच जाता है। तो ये जो मूवमेंट है, इसकी वजह से ये जो एयर की कन्वर्जेंस 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होनी चाहिए थी, ये 20 डिग्री नॉर्थ तक पहुंच जाती है। तो कई केसेस में जब हम बात करेंगे मेडिटेरियन का, तो उस केस में आप देखेंगे कि ये जो 20 डिग्री तक आपका ITCZ पहुंच गया है, इसकी वजह से जो आपकी वेस्टर्लीज है ये ऊपर की तरफ पुश हो जाएंगी, और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो मेडिटेरियन पार्ट है उसमें विंटर के अंदर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा, बिकॉज वो एक्चुअल में तो है वेस्ट में, बट उस समय समर के टाइम पे यहां पर ईस्टर्ली फ्लो कर रही होती है, बिकॉज ITCZ जो है वो ऊपर की तरफ 20 डिग्री लैटिट्यूड तक पहुंच चुका है, और इस वजह से यहां पर आपको रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज उस समय ये इन्फ्लुएंस में होगा किसके, ईस्टर्ली की। तो इस वजह से ये आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ाना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अगर मैं ये मान के चलता कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, तो हो सकता है कि कई बच्चों को नहीं भी आता होता, तो दिक्कत हो सकती थी। दैट्स व्हाई ये आपका कॉन्सेप्ट डन एंड डस्टेड। अब ITCZ यहां पर आपको मैं दिखा रखा है 0 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास होना चाहिए था, बट क्योंकि ये मान लीजिए ये आपका सन है। अब ये जो सन है ये आपका मूव करता रहता है दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये इसकी लिमिट है, और इसकी मूवमेंट जो यहां पर आपको देखने को मिलती है इसके बीच में, इसकी वजह से ये ITCZ भी शिफ्ट होता रहता है। जैसे इंडिया के केस में ये 20 डिग्री नॉर्थ तक पहुंच जाता है, और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया के केस में यहां पर ये 10 डिग्री साउथ तक पहुंच जाता है। तो इसकी ये जो मूवमेंट है सन की, इसी की वजह से आप ये देखते हैं कि जो आपका ITCZ है, इसकी वजह से आप ये देखते हैं कि जो आपकी विंड की डायरेक्शन है इसमें भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं हमें। आप जब बात करेंगे लाइक ITCZ की मूवमेंट की वजह से ही आपके इंडिया में भी मॉनसूनल जो टाइप ऑफ क्लाइमेट फॉर्म होता है उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल। अब कैसे, आप इसको चीज को समझिए। जस्ट अ सेकेंड, एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है। अब ये जो अर्थ है आपकी, इसका ये आ गया इक्वेटर वाला पॉइंट 0 डिग्री। अब मैं ये कहता हूं आपसे कि ITCZ यानी कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे आपका कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा था एयर का, वो कन्वर्जेंस हो रहा है आपका लगभग 20 डिग्री नॉर्थ पे। अब यहां पर एक चीज समझिए कि अमूमन यहां पर जो आपकी ईस्टर्ली चलती थी, कहां पर 23 डिग्री एंड हाफ से जो आपकी ईस्टर्ली मूव करने लगती थी, कुछ इस तरह से मूव कर रही होगी। क्योंकि देखिए साउथ में अगर हम बात करें, यहां से हाई प्रेशर से इस तरफ जाना है, बट क्योंकि ये आपके सदर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर क्रियोलिस का इफेक्ट देखने को मिलता है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो आपकी विंड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी यहां पे। और यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर होना चाहिए था कुछ डायरेक्शन इस तरह से। अब क्योंकि आपका ITCZ
जो लो प्रेशर होता है वो डेवलप हो रहा है 20 डिग्री के आसपास। तो ये जो आपकी सदर्न हेमिस्फीयर से विंड है ये क्रॉस करती है इक्वेटर को, और यहां पर जाके जैसे ही ये एंटर करती है इक्वेटर के उस पार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये राइट बैंड लेगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये जो विंड की डायरेक्शन है इंडिया की तरफ मुड़ जाएगी। यहां पर आपका अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए इंडिया है, तो यहां पर इंडिया की तरफ मूव करेगी। अगर ये आपका ITCZ मूव ना करता तो होता क्या, इंडिया एक ड्राई एरिया हो जाता, बिकॉज इंडिया से विंड जो है अवे फ्रॉम दी, मतलब जो आपका जो वेस्टर्न पार्ट है, ये मुंबई वाला वेस्ट कोस्ट, यहां पर इतनी बारिश देखने को मिल रही है, इतनी ना देखने को मिलती। आपको आंध्र प्रदेश उड़ीसा साइड ज्यादा बारिश देखने को मिलती, बिकॉज विंड की डायरेक्शन फिर वो रहती। क्योंकि ये ITCZ आपका शिफ्ट होता है, तो ये आपको पर्टिकुलरली कई कंट्रीज में देखने को मिल जाता है। जैसे एशिया, साउथ एशिया की अगर बात करें तो इसमें लगभग आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। तो इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, बट आपको ये तो समझ में आ गया होगा अब कि जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसकी मूवमेंट देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ सन। जिस साइड आपका सन मूव कर रहा होगा उस साइड ये ITCZ शिफ्ट करती है, और इसकी वजह से आपकी विंड सर्कुलेशन, जो परमानेंट विंड है उसकी सर्कुलेशन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है, और यहां पर उसकी वजह से कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी डेवलप होंगी। उन सभी क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे, बट आइए अब समझते हैं क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट एक आपका लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है, तो आप कहेंगे बहुत गर्मी रहती है, सर्दी में बहुत सर्दी रहती है, अमूमन आपको मई जून के महीने में बारिश देखने को मिल जाती है, और बारिश जब पड़ती है तो उमस हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो ये जो आप बता रहे हैं दैट इज क्लाइमेट, वो क्लाइमेटिक कंडीशन बता रहा है, क्योंकि हमने इसे जितनी भी आपकी जो क्लाइमेटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थी उसका एग्रीगेट करके 30 सालों का, उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को डिफाइन किया है। तो क्लाइमेट आपका लॉन्ग टर्म एवरेज बताता है एक एरिया का। मान लीजिए अगर आपसे बात करूं मैं, आपको इस समय कौन से एरिया में विजिट करना ठीक लगेगा, मान लीजिए समर का टाइम है, तो आप कहेंगे पहाड़ी इलाके में। क्यों? क्योंकि वहां पर जो क्लाइमेट है वो इस समय रिलेटिवली जो आपका प्लेन एरिया है उससे ठंडा होगा। तो इस वजह से आपको याद रखना है जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट एक एरिया का एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आपको लगभग 30 साल के पीरियड का आप एस्टिमेट लेके चलते हैं, और इसकी स्टडी को, क्लाइमेट की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेदर। वेदर क्या है फिर? वेदर आपने फोरकास्ट देखा होगा। वेदर फोरकास्ट क्या होता है? डे टू डे चीजों के बारे में बताता है। हार्डली अगर हम बात करें तो ये मंथ तक का बता सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि रियल टाइम पे आपका क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन चल रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड अंडर वेदर। जैसे आज धूप निकली हुई है, बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, दैट इज कमिंग अंडर द वेदर। अब यहां पर एक चीज याद रखना, जैसे इसकी स्टडी जो होती है वेदर की स्टडी, इसे कहते हैं मेट्रोलॉजी। इसका क्या नाम है? मेट्रोलॉजी। तो यहां इन दोनों में आपको बेसिक फर्क पता लग गया। अब किसी एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो किस तरह की होगी, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मुंबई है, क्या आपको मुंबई में सर्दी और गर्मी अलग से देखने को मिलती है? तो वहां ऐसा क्या है कि आपको सर्दी और गर्मी अलग देखने को नहीं मिलती? क्योंकि वो समुद्र के पास है, तो समुद्र का अपना अलग इंपैक्ट होता है क्लाइमेट के ऊपर। सो दैट्स व्हाई आपको एक चीज याद रखनी है कि कॉन्टिनेंटलिटी, मतलब कॉन्टिनेंट या आपका जो ओशन है उससे कितनी दूरी है, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में है या कॉन्टिनेंट की एज पे जहां पर समुद्र देखने को मिल रहा है, आसपास बड़ी वाटर बॉडी देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर भी आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड कर सकती है। अब हम बात करते हैं जैसे लैटिट्यूड की। आप सभी को पता होगा, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, अर्थ के यहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास से लेकर ट्रॉपिक तक, क्योंकि सन डायरेक्टली ओवरहेड रहता है, मतलब सीधा सीधा सन की गन पॉइंट रहती है इस एरिया पे। तो ये एरिया होता है आपका कौन सा जोन? टॉरिड जोन। ठीक है जी, टॉरिड जोन मतलब यहां पर आपकी जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है, हीट सरप्लस एरिया है। तो आप जैसे ही पोल की तरफ मूव करेंगे, यह है आपका फ्रिजिड जोन, और यहां पर आपको टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है? कम देखने को मिलता है। तो आप लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि एक एरिया के टेम्परेचर की कंडीशन में या क्लाइमेटिक कंडीशन में फर्क आ सकता है। उसके अलावा एल्टीट्यूड में भी आपको सेम चीज देखने को मिलती है, क्योंकि एल्टीट्यूड मिक्स लैटिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड
हाँ, एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, मतलब जो आपका एल्टीट्यूड है वो नकल उतारता है लैटिट्यूड की, बिकॉज यहां पर आप जैसे जैसे लैटिट्यूड में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपका टेम्परेचर घटता है। यहां पर भी आपको यही देखने को मिलता है, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ही आपको यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर में उतार चढ़ाव, मतलब वैसे तो नेगेटिव, मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आप एवरेस्ट गए होंगे, आप दिल्ली में खड़े हैं, अपने शहर में खड़े हैं, मान लीजिए मेरा शहर चंडीगढ़ है, मैं चंडीगढ़ में खड़ा हूं, तो यहां पर आपको क्लाइमेटिक कंडीशन अलग देखने को मिलेगी। जैसे ही मैं शिमला, मनाली या एवरेस्ट के आसपास पहुंच गया हूं, वहां पर क्योंकि हाइट ज्यादा है तो इसकी वजह से वहां पर देखने को मिलेगी ठंड। तो ये आपका सेकंड क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि भैया यहां पर आपकी जो क्लाइमेट है इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। तीसरी कंडीशन, ओशन करंट। अब आपने अमूमन देखा होगा जहां पर भी डेजर्ट देखने को मिलते हैं वहां पर कोल्ड करंट आते हैं। कोल्ड करंट का मतलब क्या है, जो आपकी एयर है वो खुश्क है, मतलब उसमें इतनी जो ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो वार्म एयर होती है वो मॉइस्चर को अच्छे से होल्ड कर सकती है, कोल्ड एयर नहीं। अब आप समझ रहे होगे कि यार सर क्या कही जा रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इस चीज को समझिए ना, आप इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखिए। सर्दियों के दिन है, मान लीजिए अभी गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिन में आप क्या कीजिए, एक बर्फ से चिल्ड पानी का ग्लास लीजिए, उस ग्लास में एक चम्मच चीनी घोलने की कोशिश कीजिए। क्या वो चीनी उसमें घुलेगी? तो सेम एक चीज है, आपका एयर मास जो है वो कोल्ड है, उसके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के ज्यादा करीब है, तो यहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, ह्यूमिडिटी की कैरिंग कैपेसिटी जो है उस एयर की कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इन ओशन पार्ट में देखने को मिलता है जहां पर कोल्ड करंट आते हैं वहां पे डेजर्ट। अब जहां पर आपके वार्म करंट आएंगे वहां पर आएगी बारिश। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि ओशन करंट का भी क्लाइमेट के ऊपर बहुत सा असर पड़ता है। आपको फिर भी याद रखना हो तो साउथ अमेरिका में एक जगह है आटाकामा डेजर्ट, आप इसको याद रख लेना। आटाकामा डेजर्ट जो है साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, ये वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट है आपका आटाकामा डेजर्ट, वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट है। और इसके आसपास आपको देखने को मिलता है हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट क्या है? बेसिकली ये एक कोल्ड करंट है, जिसकी वजह से उस एरिया में आपको ये कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन डेवलप होती हुई दिखती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लोकल विंड। अब आपके यहां पर मतलब बात कर रहे हैं राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इस एरिया में समर के टाइम पे एक विंड चलती है लू। इसका क्या इंपैक्ट है? क्या जो टेम्परेचर है आपका, मान लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस हो या 40 डिग्री सेल्सियस हो, उस समय अगर लू चलती है तो ऐसा लगता है कि भैया 50 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पार कर चुका है। तो लोकल विंड्स का भी अपना अलग से इंपैक्ट है। चिनूक जो विंड है उसका अमेरिका वाले पार्ट पे अलग ही इंपैक्ट देखने को मिलेगा, मिस्ट्रेल का यूरोप में अलग ही इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो आपकी विंड है, लोकल विंड, चाहे वो कोल्ड हो या वार्म, उसका अलग इंपैक्ट देखने को मिलेगा लोकल कंडीशन के ऊपर, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन को डिटरमाइन करने में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिलीफ और टोपोग्राफी। ऑल्दो ये एल्टीट्यूड जैसा ही है, किसी एरिया का रिलीफ फीचर कैसा है, पहाड़ है, प्लेन है, किस तरह का स्लोप है, कहां है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन। अब कैसे? पहाड़ों का जो रिलीफ फीचर है, क्योंकि आपके टॉपोस्फेयर में आप क्या देखते हैं, विद इंक्रीज इन हाइट देयर विल बी डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसकी वजह से टोपोग्राफी आप देखिए उस एरिया की क्या है, हाइट वाली है। तो यहां पर आपको क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरी देखने को मिलेगा। टेम्परेचर हायर एल्टीट्यूड वाली कंडीशन में, जहां पर पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, उस एरिया में, क्योंकि रिलीफ फीचर क्या होता है, टोपोग्राफी क्या होता है, माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, किस तरह का एरिया है वही तो बताते हैं। तो मान लीजिए अगर माउंटेन है विद इंक्रीज इन हाइट, डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो यहां पर अगर आपको बेस पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा था तो ऊपर जाते जाते 10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड लास्ट पार्ट, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन इन सॉइल। अब आप एक चीज समझिए, जिस भी एरिया के आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं, अमूमन जैसे आपने कभी जंगल के आसपास के एरिया में ट्रेवल किया हो गर्मी के दिन में भी, तो जब भी आप किसी पेड़ों के घने जंगल के आसपास से निकल रहे होते हैं तो उस एरिया में आपकी जो हवा है रिलेटिवली ठंडी होती है, क्योंकि पेड़ ट्रांसपिरेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से हवा में थोड़ा नमी सी होती है, ठंडी हो जाती है हवा।
तो यहां पर आपको याद रखना है कि जहां पर भी आपको नेचुरल वेजिटेशन घनी मिलेगी उन एरिया में रिलेटिवली जो टेम्परेचर होगा आसपास के एरिया से ठंडा हो जाएगा। आपको मैं उदाहरण के तौर पे मैं अपनी सिटी का एग्जांपल देता हूं। मेरी सिटी में एक लेक है, सुखना लेक, ठीक है जी, चंडीगढ़ के आसपास वाले एरिया में पड़ती है। सुखना लेक के पास में ही चंडीगढ़ से सटा हुआ एरिया है जहां पर आपको जंगल देखने को मिलता है। तो जब भी आप चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी उस एरिया से, उस जंगल वाले एरिया से निकलते हैं तो वहां पर आपको ठंड महसूस होती है, बिकॉज वहां पर जो आपके नेचुरल वेजिटेशन है उसकी वजह से वहां पर ठंडक है। सॉइल की भी बात कर लेते हैं। अब देखिए सॉइल के दो कलर हो सकते हैं, या तो लाइट कलर या डार्क कलर। मैं रेड येलो इस चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ डार्क और लाइट के बेसिस पे आपको बता रहा हूं। देखिए लाइट जो कलर होगा वहां पर अल्बिडो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। डार्क कलर होगा तो सनलाइट ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा। तो यहां पर जो डार्क कलर होगा जहां पर देखने को मिलेगा उस एरिया में आपको टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन उस अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अल्बिडो वैल्यू आपके सॉइल के कलर के ऊपर डिपेंड करेगी, और इसी के ऊपर अल्बिडो वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अमाउंट ऑफ सनलाइट, कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना रिफ्लेक्ट करेगा, ये होता है अल्बिडो। अल्बिडो जो है वो लाइट कलर के लिए, जैसे आपकी आइस है, जो फ्रेश आइस गिरी है, स्नो गिरी है, मान लीजिए फ्रेश स्नो का जो है वो अल्बिडो वैल्यू हाईएस्ट होता है, मतलब वो आपकी जो जितनी भी सनलाइट होगी मैक्सिमम सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। जो आपके रोड, मेटालिक रोड बने होते हैं, तार से बने होते हैं, कोल तार से, तो वो आपके ब्लैक कलर के होने की वजह से उसका जो अल्बिडो वैल्यू है वो सबसे कम है। यानी यहां पर आपको याद रखना है कि नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है आपके क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि सॉइल आपके अल्बिडो से डिपेंड करती है और अल्बिडो के अकॉर्डिंगली उस एरिया का टेम्परेचर आपका डिटरमाइन होता है। बिकॉज जितना डार्क कलर होगा उतनी एनर्जी आपकी ट्रैप होगी, उतना ही एरिया में हीट रहेगा तो रेनफॉल की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। स्लोप, शेल्टर एंड एस्पेक्ट। अब स्लोप को आप समझ लीजिए। स्लोप बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने हिमालयस देखे होंगे, हिमालयस कुछ इस तरह से, ये नॉर्दर्न साइड है, ये सदर्न साइड है चाइना वाली तरफ, चाइना, नेपाल वगैरह। अब एक चीज बताइए, आपके सन फेसिंग जो है, मान लीजिए ट्रॉपिक्स यहां पर आपके, यहां तक आपका सन पहुंच रहा है, तो आपके सदर्न साइड में आपको सन देखने को मिलेगा। सदर्न स्लोप की तरफ, इंडिया वाली तरफ से जो फेसिंग है उस तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, सन देखने को मिलेगा। बट जो इसका नॉर्दर्न स्लोप है उस साइड इतनी जो सन है उसकी विजिबिलिटी नहीं रहेगी, ऑल्दो सनलाइट आएगी, बट जहां पर ये जो फेसिंग पार्ट है, मान लीजिए ये जो सन फेसिंग पार्ट है और ये सन को फेस नहीं कर रहा है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, बिकॉज ये शेडो वाले पार्ट में है, तो इस साइड आपको इतना ज्यादा टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज को याद रखना कि जिस तरफ आपका, जैसे स्लोप डिटरमाइन कर सकता है कि सनलाइट आपके पास पहुंचेगी या नहीं, उसके बेसिस पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ये वो फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि वर्ल्ड में किस तरह के आपको क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। देखिए पुराने जमाने में हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, तो हमने वर्ल्ड को 3 क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर रखा था। एक था टॉरिड जोन, जो आपको ट्रॉपिक्स के बीच में देखने को मिलता है। टॉरिड जोन मतलब हीट सरप्लस एरिया है आपका। हीट सरप्लस होने के मतलब ये है, यहां पर आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है आपका टेम्परेट पार्ट, टेम्परेट जोन। यहां पर जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही आपकी हीट लूज हो रही है, तो यहां पर मोर और लेस टेम्परेचर जो है आपका मेंटेन रहेगा। थर्ड पार्ट जहां पर आपको फ्रिजिड जोन देखने को मिलता है, ये आर्टिक वाले पार्ट में और ये अंटार्कटिक वाले पार्ट में। अब यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर हीट डेफिशिट जोन है, ये सॉरी हीट डेफिशिट जोन है ये। यहां पर जितना भी आप हीट जो आ रही है, क्योंकि आपके सनलाइट जो है स्लांटेड पहुंचेगी, तो उतनी हीटिंग इंटेंसिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपको बर्फ वगैरह देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से, इन टेम्परेचर बेल्ट्स की वजह से ही आपको देखने को मिलती है एयर की सर्कुलेशन, और जिसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी इन टोटल दिस होल क्लाइमेटिक जोन्स। अब ब्रॉडली अगर बात करें तो आपके जो क्लाइमेटिक जोन है ये 6 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन, दूसरा है ड्राई क्लाइमेट, तीसरा है टेम्परेट क्लाइमेट, चौथा है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, पांचवा पोलर क्लाइमेट और छठा हाईलैंड क्लाइमेट। ऑल्दो हाईलैंड क्लाइमेट के आगे सब पार्ट नहीं है।
बट जो ये आपके ये पार्ट है, इसके अंदर आपको जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसके अंदर आपको 3 एरिया देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिया टाइप क्लाइमेट, फॉरेस्ट टाइप भी कह देते कई बार, सॉरी मॉनसून टाइप भी कह देते कई बार। उसके अलावा सवाना जो ग्रासलैंड वाला एरिया, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो आपका इक्वेटर वाला पार्ट है। ऑल्दो इसके अंदर एक और पार्ट भी आप इंक्लूड कर सकते थे, बट यहां पर ड्राई क्लाइमेट में वो आ जाएगा जो है आपका डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर इसके बाद आ जाता है आपका स्टेपी जो आपका टेम्परेट ग्रासलैंड वाला एरिया, वो आ गए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसमें आपके 3 वेरिएंट आएंगे। एक वेस्ट यूरोपियन टाइप जिसे हम लोरेशियन टाइप भी बोल देते हैं, चाइना टाइप और मेडिटेरियन टाइप। इसके बाद लास्ट जो आ गया आपका दैट वाज सॉरी वेस्ट यूरोप वाला है ब्रिटेन टाइप, नॉट लोरेशियन। यहां पर आ गया आपका कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में आपका टैगा क्लाइमेट, ईस्ट कोस्टल क्लाइमेट और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब यहां इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, टुंड्रा, टैगा, सभी टाइप के क्लाइमेट जोन के बारे में पढ़ेंगे। बट इससे पहले एक आखिरी डिवीजन देख लेते हैं। थोराइट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने यहां पर देखा ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग हम कुछ एरिया को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी जहां पर ज्यादा देखने को मिले वो रेन फॉरेस्ट है, ह्यूमिडिटी ठीक ठाक देखने को मिले दैट इज फॉरेस्ट, जहां पर सेमी ह्यूमिड कंडीशन देखने को मिले वो ग्रासलैंड हो जाएगा, सेमी ड्राई कंडीशन देखने को मिले तो आपके स्टेपी, और ड्राई कंडीशन देखने को मिलेगी तो दैट इज डेजर्ट। बट ये जो आपकी क्लासिफिकेशन है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पुरानी वाली इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही आज की क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में समझना होगा। अब इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग एरिया में। जैसे इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, कुछ एरिया में इसे इक्वेटोरियल रीजन के आसपास वाला जो फॉरेस्ट है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, सलवास के नाम से जाना जाता है, अमेजॉन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। बट इन सभी में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में आपको इस एरिया में ये डेवलप होते हुए दिखेंगे। तो यहां सबसे कॉमन बात इक्वेटर के आसपास 0 से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों एरिया में आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखते हैं। अब इनके बारे में क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में बताया था, तो यहां पर आपके कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलती है, यानी हर शाम को यहां पर स्काई में बादल आएंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे और वो बारिश करेंगे। अब यहां हीटिंग ज्यादा तो देखने को मिलती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बात करें एक दिन के अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत कम है। साथ के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम ईयरली बात कर रहे हैं तब भी यहां पर वेरिएशन देखने को कम मिलती है। यानी डिन्यूअल आपकी जो डे टू डे लाइफ की जो आपकी यहां पर टेम्परेचर की वेरिएशन है वो भी कम है, और साथ के साथ जो आपकी वेरिएशन लार्जर स्केल पे देखते हैं हम, ईयरली बेसिस पे देखते हैं, वो भी कम है। उसके अलावा यहां पर आपको थ्रू आउट ईयर बारिश देखने को मिलती है। यहां पर कोई भी आपका ऐसा ड्राई स्पेल या ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, मतलब कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिसमें बारिश ना हो। हर रोज अमूमन आपको यहां पर बारिश देखने को मिल ही जाती है। तो यहां आपको एक चीज याद रखनी है कि जो टेम्परेचर है अराउंड एंड अराउंड 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब क्योंकि यहां पर आपकी इतनी ज्यादा बारिश होती है और सनलाइट भी अच्छी खासी इस एरिया में आती है, बिकॉज सन जो है आपका यहां पर एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट द ईयर, तो इस वजह से यहां पर जो आपके पेड़ के आसपास के एरिया है यहां पर आपको देखने को मिलता है हार्डवुड ट्रीज। अब हार्डवुड ट्रीज यहां पर देखने को मिलते हैं, इनके नाम भी पता होने चाहिए हमें। अब ट्रीज के नाम है जैसे एबोनी, रोजवुड, रबर, चिंचोना, ग्रीन हार्ट, ये सभी यहां पर ट्रीज आपको देखने को मिल जाते हैं। बट इन ट्रीज में एक चीज आपको याद रखनी है कि इन्हें कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, बिकॉज अभी यहां पर क्योंकि ये जंगल बहुत ज्यादा डेंस्ड है, क्योंकि आपके यहां पर देखने को मिलता है आपको वाटर की भी अबंडेंस है, सनलाइट की भी अबंडेंस है, जिसकी वजह से यहां पर ट्रीज आपके बहुत ऊंचे ऊंचे ऐसे 60-60, 70-70 मीटर तक ग्रो करते हैं। अब क्योंकि ट्रीज इतने ऊंचे हैं और यहां पर सनलाइट भी नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो आप देखेंगे कि ट्रीज तो यहां पर कैनोपी फॉर्म कर रहे हैं, बट अंडर जो आपके सब लेवल है, जो आपका लाइक लैंड लेवल है, जहां पर आपको लाइक छोटी मोटी ग्रास देखने को मिलती है, वो ग्रासेस यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेंगी, बिकॉज यहां पर सनलाइट नहीं मिल पाएगी किसी को भी ग्रो करने के लिए। तो सब सरफेस लेवल पे या सरफेस लेवल पे आपको कोई भी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर आपको देखने को मिलते हैं एपीफाइट्स। एपीफाइट्स एक आपके इस तरह के पेड़ है जो लताएं, बेल वगैरह होते हैं, जैसे मनी प्लांट के बारे में सुना होगा आपने,
या गिलोय की बेल के बारे में सुना होगा, या कद्दू या घिया की बेल के बारे में सुना होगा, तो वैसी सी बेल, जंगली बेल यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। अब ये जो एपीफाइट्स हैं ये आपके प्लांट के ऊपर चढ़ती चढ़ती ऊपर तक ग्रो करती है और यहां पर आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी अच्छी खासी कैनोपी आपकी डेवलप हो चुकी है। इसके अलावा यहां पर आपके जो प्लांट्स हैं एवरग्रीन टाइप है, क्योंकि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है, तो इस वजह से कोई भी पर्टिकुलर सीजन नहीं है जब ये जंगल क्या लगते हो, गंजे से लगते हो, जहां पर आपको इतने ज्यादा पत्ते झड़ते हुए दिख रहे हो। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है यहाँ पे। साथ के साथ आपको ये याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे सिंगमा जो मलेशिया में देखने को मिलती है, कुब्बास जो सुमात्रा वाले एरिया में देखने को मिलती है, डक्यास जो आपको ब्रुनो वाले एरिया में देखने को मिलती है, पिग्मीज जो कोंगो और अमेजोन के आसपास अमेजोन इंडियंस आपको देखने को मिलती है साउथ अमेरिका में। इसके अलावा इसका जो एरिया है इंपॉर्टेंट एरिया आपको कोंगो बेसिन में देखने को मिलता है, गुयना वाले कोस्ट जो अफ्रीका वाला पार्ट है, क्योंकि ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये गुयना कोस्ट है, यहाँ पर ये कोंगो वाला पार्ट यहाँ इस साइड दिख गया आपको, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट हो गया। तो इन एरिया में ये आपको मोर और लेस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सनलाइट कम होने की वजह से यहां पर आपको अंडरग्रोथ देखने को मिलती है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको ड्रॉ करवा रहा हूं, आपने साथ के साथ अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। मान लीजिए ये 0 डिग्री है और ये आपका 10 डिग्री है, तो यहां इसकी ड्रॉ करते हुए आपको ये याद रखना है कि इस एरिया में रेनफॉल हमें देखने को मिलती है थ्रू आउट द ईयर, और इसे थ्रू आउट द ईयर को हम इस तरह से मैनेज करेंगे। अब क्योंकि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, ये सब चीजें आपको याद रह सकती हैं। रेनफॉल किस तरह की, कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब हम बात करेंगे इस वाले पार्ट की, यहां जो आपको देखने को मिलता है इसे हम मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल देते हैं, मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, इंडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल देते हैं। तो ये इसके 3 नाम है, इसके बारे में एक बार एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका सबसे पहले मैप देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे अगर मैप की बात की जाए तो यहां आपको ये जो एरिया देखने को मिल रहा है, ये वाले एरिया, ये आपका जितना भी एरिया है ये ट्रॉपिकल मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर एज जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ये वाला पार्ट जो है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप, और ये जो एरिया है मरीन ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है इन एरिया में। तो लेट अस टॉक अबाउट कि यहां क्या ऐसा खास है जो हमें याद रखना है। तो इसके लिए एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इन एरिया में आपको 3 डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलेंगे। 3 डिस्टिंक्ट सीजन कैसे, यहां पर आपको सर्दी, गर्मी और लाइक ड्राई विंटर जैसी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। तो ये 3 डिस्टिंक्ट सीजन होंगे। यहां पर क्योंकि बारिश एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, बारिश कम हो रही है, इतनी ज्यादा एक साथ नहीं हो रही है। अगर बात करें खासकर इस एरिया में, मरीन टाइप में नहीं, मरीन टाइप में तो फिर भी आपको थ्रू आउट द ईयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल देखने को मिल जाती है क्योंकि समुद्र के पास है। बट इन एरिया में आप ये देखते हैं कि जो आपकी रेनफॉल है मोर और लेस वो साल में कुछ ही महीनों में होती है, और इसकी वजह से यहां पर जो आपका जो चीजें हैं, जो प्लांट्स हैं, उसमें डेसिडुअस ट्री डोमिनेट करेंगी। वहां पर आपको डेसिडुअस ट्री देखने को मिलेंगे। साथ के साथ यहां पर कुछ आपको बता रखा है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां पर आपको 3 सीजन्स देखने को मिलते हैं। जैसे मार्च के टाइम पे आपको, मार्च से जून के टाइम पे आपको हॉट सीजन देखने को मिल रहा है। रेनी सीजन आपको जून से लेकर मिड ऑफ अक्टूबर तक देखने को मिल रहा है। कूल सीजन नवंबर से फेब के बीच में देखने को मिल रहा है। और जगह जगह पे आपका टेम्परेचर वेरी कर सकता है। जैसे जितना आप कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में चले जाएंगे उतनी रेनफॉल कम होती जाएगी और टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता जाएगा। मोर और लेस ये आपको 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के मतलब डिग्री नॉर्थ और साउथ के आसपास लोकेशन देखने को मिलती है। इंडिया के केस में ये एक्सटेंड कर जाती है 30 डिग्री नॉर्थ तक। तो यहां आपको इस चीज को याद रखना है, और ये आपकी मेजरली डोमिनेट करती है ITC-Z की मूवमेंट के कारण, जहां पर आपको मॉनसून की डोमिनेंस देखने को मिलती है। इसी वजह से इसे ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहा जाता है, बिकॉज यहां पर जो ITC-Z आपकी 20 डिग्री नॉर्थ तक शिफ्ट करती है। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है और ये आपका इक्वेटर, तो ITC-Z अगर आपकी यहां पर पहुंच चुकी है तो इस वजह से आप देखेंगे कि यहां पर विंड की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से हो जाएगी और इस एरिया में आपको बारिश देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली चौमासे के टाइम पे। और ये आपका वो समय होगा जब लाइक इंडिया में भी आपको बारिश देखने को मिल जाती है। तो यहां इस चीज के बारे में आपने याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की। तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी
3 डिस्टिंक्ट सीजन हो सकते हैं, बट रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, बिकॉज यहां आपकी ITC Z की मूवमेंट थोड़ी बाद में आती है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो यहां पर जून में देखने को मिल रही है, तो यहां पर कब देखने को मिलेगी आपको? जून की छुट्टियों के बाद दिसंबर की छुट्टी आती है, तो दिसंबर में। अब दिसंबर में क्योंकि यहां पर आपको सीजन देखने को मिल रहा है, कौन सा? रेनी सीजन, और ये आपका सोल्स्टिस वाला पार्ट, तो इसमें जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें भी गर्मी सर्दी वगैरह सेम रहेंगी, बट गर्मी के टाइम पर वहां पर सर्दी होगी एंड ऑल, वहां पर सीजन क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। हैवी रेनफॉल या वेजिटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पर आपको देखना है कि हिमालयन स्लोप के एरिया में या वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में या आपको बर्मा वाले पार्ट में, ऐसे पार्ट में आपको वेजिटेशन हार्डवुड रॉक सीड मतलब हार्डवुड ट्रीज देखने को मिलेंगे। और इस एरिया में भी सेम आपको याद रखना है कि जहां पर हैवी रेनफॉल होगा वहां पर तो आपको एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिल सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें इंडियन कंटेक्स्ट की, तो वेस्टर्न घाट है, वहां पर आपको एवरग्रीन टाइप ऑफ ट्री देखने को मिल सकते हैं अगर रेनफॉल अच्छी खासी हो रही है तो। बट इन केस अगर रेनफॉल जहां पर कम है वहां पर डेसिडुअस ट्री ही आपके डोमिनेट करेंगे, जैसे साल, टीक, इंडियन कंटेक्स्ट में बता रहा हूं। तो ये चीज आप याद रखना, यहां पर साल, टीक, रोजवुड, देवदार, कुछ ऐसी तरह के जो लकड़ है वो एग्जिस्ट करेगी, ट्रीज एग्जिस्ट करेंगे। ये म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, ऐसे एरिया में आपको ब्रॉड लीव डेसिडुअस ट्री देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आज सभी चीजें आपको पहले ही बता चुका हूं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी, यहां पर आपको किस एरिया में किस तरह के इंपॉर्टेंट ग्रासेस वगैरह कहीं देखने को मिलती हैं या कोई ड्राई एरिया यहां पर एग्जिस्ट करता है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। अब पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो आपके जितने कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में चले जाओगे, रेनफॉल कम हो जाएगी, तो वहां पर आपको टॉल ग्रासेस देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? लंबी लंबी ग्रासेस। और ये जो ग्रासेस हैं वो थोड़ी कांटीली हो सकती है बिकॉज पानी की कमी है। और इस एरिया में आपको मैंग्रोव्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे सुंदरबन एरिया, डेल्टिक प्लेन्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, जो कि मतलब आपको जहां पर रिवर एंटर करती है ओशन में, उन पार्ट्स में देखने को मिलती है। और इन एरिया में आप ये भी कह सकते हैं कि बैम्बूज आपके अच्छे खासे ग्रो करते हैं। नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, ये आपके यूपीएससी प्रॉब्लम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार आप इसकी अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताना। क्या जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट? फर्स्ट थिंग, प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस कैनोपी। अब इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट हमने इससे थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। उसमें एक और चीज आप याद रखना कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हाईएस्ट देखने को मिलती है आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जो हमने इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ा था वहां पर। क्योंकि बारिश ज्यादा है तो यहां पर बायोडाइवर्सिटी भर भर के मिलेगी, बट यहां जो आपके रेप्टाइल्स हैं वो डोमिनेट करेंगे, ट्री स्पीशीज डोमिनेट करेंगी। इनकी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। आपको यहां पर जैसे लॉयंस वगैरह ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, टाइगर, चीता वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज उनको शिकार करने के लिए खुला एरिया चाहिए होता है। वो ग्रासलैंड वगैरह या थोड़े डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। तो यहां आप याद रखना कि दिस फर्स्ट स्टेटमेंट अगर बात करें, द प्रेजेंस ऑफ क्लोजली सेट ट्रीज, यहां पर कैनोपी वगैरह बनती है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, यस और नो? यस, बिल्कुल बनती है। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, बिल्कुल है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी आपके ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैरायटी ऑफ एपीफाइट, एपीफाइट मैंने आपको बेल लताओं के बारे में पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। सभी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नाउ लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन। ईच डे इज मोर और लेस सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर, ब्राइट एंड सी ब्रीज विद सी ब्रीज। As the sun climb high, in the sky, heat mounts up, dark clouds form, then rain comes with the thunder, lightning. And यहाँ पर आपको किस एरिया के बारे में ये बता रहे हैं? अब इसका आंसर है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, बिकॉज यहां पर मैंने आपको बताया था हर शाम को बारिश होगी, तो कुछ इसी तरह का पैटर्न बनता है हर शाम को यहाँ पे कि आपके बादल बनते हैं, बादल बन के बरसात होती है और फिर अगली सुबह होती है, सूरज चमकता है, हीट बढ़ती है और फिर बारिश होती है। तो दिस थिंग गोज ऑन एंड ऑन। Now let us talk about savannas. Savannas आपको अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से मिलते हैं। जैसे इस एरिया में ये आपको सवानास देखने को मिलते हैं। ये सवानास जो है आपके, ये कुछ, जस्ट अ सेकेंड, ये सवाना यहां पर लानोस के नाम से जाना जाता है, लानोस। इस एरिया में कंपोज के नाम से जाना जाता है, कंपोज। इस एरिया में कूनो के नाम से जाना जाता है, कानू, KANO, कानू। तो ऑस्ट्रेलिया में भी यहां पर भी देखने को मिलता है।
तो ये अलग अलग एरिया में आपको सवानास देखने को मिलते हैं। सवाना जो है आपके सुंडा टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि सुंडा एरिया में ये सबसे बेहतरीन तरीके से डेवलप होते हैं, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। तो यहाँ पर सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है इसे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी बोला जाता है, लानोस भी बोला जाता है, लानोस वेनेजुला वाले पार्ट में और कंपोज ब्राजील वाले पार्ट में। अब ये जो है ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। इनमें आप एक चीज देखिए, गर्मियों के मौसम में बरसात आएगी, बिकॉज आप यहां पर देखेंगे, जैसे हम इसको ड्रॉ कर रहे थे, एक बार यहां पर देख लेते हैं। यहां पर मैं आपको बता चुका हूं गर्मियों के टाइम पे बरसात आती है। गर्मियों के टाइम पे क्यों? क्योंकि इस एरिया में जो आपकी विंड है जब इस तरफ आएगी तभी यहां पर रेनफॉल होगी ना। हाई प्रेशर 30 डिग्री के आसपास डेवलप होगा, मान लीजिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री से हाई प्रेशर डेवलप होगा तो इस तरह से विंड आएगी। अब विंड अगर इस साइड से आ रही है तो इस साइड ओशन होंगे, तो इस साइड आपकी बारिश होगी। और यहां पर जो पार्ट, जैसे हमने यहां पर पढ़ा था ना कि ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप और मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो ट्रॉपिकल मॉनसून में भी आप क्या देखते हैं कि इस एरिया में ट्रॉपिकल मॉनसून में गर्मियों में बारिश होती है, बट मरीन टाइप में थ्रू आउट द ईयर हो जाती है, बिकॉज विंड इस डायरेक्शन से चल रही है। तो इस वजह से यहां पर इस पार्ट में आपकी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर मोर और लेस इवन रहती है। अब जब तक आपकी वार्म विंड इस एरिया में पहुंचेगी थोड़ी रेनफॉल हो जाएगी, कब? मतलब 100 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर के आसपास रह जाएगी। और ये बीच वाले पार्ट में पहुंच चुके हो आप कॉन्टिनेंट के। अब यहां पर भी आपको सिमिलरली इसी की तरह, क्योंकि मैंने सेम लाइंस ड्रॉ करी हैं, एक सिंगल ऐसे क्रॉस नहीं बनाया है, तो यहां पर भी आपको समर के टाइम पे रेनफॉल देखने को मिलेगा, बिकॉज गर्म हवा जितनी होगी उतना ज्यादा मॉइस्चर कैरी करेगी, और जितना ज्यादा मॉइस्चर कैरी करेगी उतने इंटीरियर तक बारिश लेके आएगी। बट बिकॉज वाटर यहां पर एक लिमिटिंग फैक्टर है, पानी इतना मिलेगा नहीं, तो इस एरिया में आपके ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे कुछ ग्रासेस। अब वो जो ग्रासेस है, क्योंकि रेनफॉल थोड़ा ठीक ठाक है, ट्रॉपिकल एरिया है, तो यहां पर ग्रासेस की हाइट बहुत ऊंची होगी और इन्हें कहा जाएगा एलिफेंट ग्रास। अब इन ग्रासेस के अंदर इतना न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होगा, जिसकी वजह से यहां पर आप डेयरी वगैरह तो कर सकते हैं, बट स्टिल यहां पर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे डेयरी इंडस्ट्री के, क्योंकि इंडिया के केस में भी सेम है। आपको अच्छी घास मिलती है, अल्फा ग्रास, टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स में, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। नाउ लेट अस कम टू दी जो हम पार्ट पढ़ रहे थे उसी पे आते हैं वापस। अब यहां पर आप देखिए, इसकी जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है वो 7 से लेके 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। साथ के साथ इस एरिया में एक चीज याद रखनी है आपने, इस एरिया में इसके जस्ट साइड में आपको देखने को मिलेंगे डेजर्ट्स। उसका भी कारण हम जानेंगे। इस एरिया को आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, अफ्रीका में भी, अर्जेंटीना वाले पार्ट में, पैराग्वे वाले पार्ट में, ब्राजीलियन हाईलैंड वगैरह, ये सभी नाम आपको गिवन है। नाम आप देख सकते हैं, मैप मैंने आपको दिखा दिया है। कीनिया वगैरह अफ्रीका के अंदर भी देखने को मिलता है, युगांडा, टोगो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है, क्वींसलैंड है जो आपका एरिया, उस एरिया में भी देखने को मिल जाता है। चाइल्ड, जमाइका जो आपका सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, वहां पर भी थोड़ा बहुत एरिया में देखने को मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सवाना टाइप जो आपको याद रखना है। बट यहां मेजर इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन याद रखनी है, जो कि ये कहती है कि यहां पर आपके बहुत कम क्लाउड देखने को मिलेंगे, बिकॉज कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में रेनफॉल देखने को मिलेगा, बट समर में देखने को मिलेगा। और जो आपका टेम्परेचर है हाईएस्ट पहुंचेगा जस्ट बिफोर द रेनी सीजन, तभी तो जितना ज्यादा गर्म हवा होंगी उतनी ज्यादा मॉइस्चर आने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। यहां पर आपको एक डिस्टिंक्ट सीजन दिखेगा, वेट और ड्राई सीजन का, और यहां रेनफॉल आपकी 25 से 150 के बीच में वेरी कर सकते हैं, क्योंकि 25 से अगर नीचे जाएंगे तो वो आपकी डेजर्टिक कंडीशन हो जाएगी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। यहां पर आपको टेम्परेचर वेरिएशन 22 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में दिख सकती है। जनरली आपकी विंड ड्राई होती है, बट कुछ आपकी गर्मियों के टाइम पे लेटर हाफ में आपको ऐसे दिख सकता है कि विंड जो है ह्यूमिडिटी कैरी करती है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका यहां पर जो वाटर है वो लिमिटिंग फैक्टर है, तो इस वजह से यहां पर ट्रीज बहुत स्कैटर्ड दिखेंगे, बहुत इक्का दुक्का ट्रीज दिखेंगे। अगर ट्री उग भी जाएंगे तो फॉरेस्ट में आग लगती है, उसके बाद वो ट्री खत्म हो जाता है। यहां पर बाओबाब जैसे ट्रीज देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से, जिनका पेट थोड़ा फैला होता है, ऊपर टहनियां बड़ी छोटी छोटी सी होती हैं, ताकि इसके अंदर वाटर स्टोर करके रख सके, और पत्ते कम होंगी ताकि जो हीट के कारण वाटर लॉसेज है उसे कम कर सकें। जनरली यहाँ पर जो भी आपके ट्रीज वगैरह या ग्रासेस वगैरह ग्रो करेंगी वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होंगी, वो अपने लीव्स वगैरह शेड करेंगी, तो डेसिडुअस टाइप ऑफ ट्रीज होंगे। और यहाँ
आपको एक चीज याद रखनी है कि इनके अंदर ग्रोइंग जो सीजन है वो शॉर्ट रेनी सीजन के टाइम पे ही इसके अंदर ग्रोइंग सीजन है और वहां पर ही ये पानी को अपने को स्टोर करते हैं। साथ के साथ इनकी जो रूट्स हैं काफी डीप फैली हो सकती हैं, क्योंकि इन्हें पानी की खोज के लिए काफी गहराई तक जाना पड़ सकता है, बिकॉज वाटर टेबल जहां पर होगा वहां तक तो जाना ही पड़ेगा। तो डेट्स वाई रूट काफी डीप भी हो सकते हैं इस एरिया में मिलने वाली जो भी आपके प्लांट स्पीशीज है उनकी। अब यहां पर आपके ट्रीज इतने ज्यादा देखने को क्यों नहीं मिलते, आप इस चीज को भी समझिए। देखिए, आपकी हीट ज्यादा है जिसकी वजह से आग लग जाती है। अब ग्रासेस जो हैं वो वापस फिर से डॉर्मेंट स्टेज से ग्रो कर सकती हैं, बट ट्रीज जो है एक बार अगर आपके जल गए तो उनको वापस ग्रो करने में टाइम लगता है। दैट्स व्हाई यहां पर ट्रीज आपके इतने ज्यादा ग्रो नहीं करते। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। तो आपने याद रखना है, मसाई ट्राइब है जो आपको तंजानिया में देखने को मिलती है, कराल कुकीज आपको नॉर्थ केनिया में देखने को मिलती है, लानोरोस आपको वेनेजुला में देखने को मिलती है, हाउसास जो आपको साउथ सहारा वाले पार्ट में देखने को मिल जाती है। दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो आपको याद रखनी। इसके अलावा यहाँ पर आपको पार्कलैंड्स कुछ इस तरह के देखने वाले लाइक एरिया देखने को मिलता है, और साथ के साथ आपको बुश विल्ड जो कुछ इस तरह से ड्राई पार्ट से दिखता है, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। नाउ लेट अस ट्राई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेट अस सी कि क्या मैंने आपको सही पढ़ा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल सवाना रीजन? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर कहां पर होती है, कमेंट बॉक्स में बताना जरा। दूसरा, रेनफॉल इन विंटर ओनली। अभी ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं कि विंटर में कहां रेनफॉल होती है, अभी तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं समर में रेनफॉल कहां होती है, समर में मैक्सिमम रेनफॉल कहां देखने को मिलती है। एंड एक्सट्रीम शॉर्ट ड्राई सीजन, एक्सट्रीम भी है और शॉर्ट ड्राई सीजन, तो ये थोड़ा मोर और लेस देख लेते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है इसके लिए। डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, क्या मैंने ये चीज आपको पढ़ाई है कहीं? अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, डिस्टिंक्ट और डेफिनेट सेम है, तो यहां पर एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन आपकी यूपीएससी ने ये चीज ली है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी ऑप्शन। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स यहां पर आपका इसका आंसर क्या है। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेजर्ट पार्ट। अब डेजर्ट जनरली आपको वेस्ट साइड में देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंट्स के, वो भी लाइक 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। अब ऐसा क्यों? पहली चीज तो इस 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास 10 से 30 डिग्री के बीच में ये वाला जो पार्ट होता है यहां पर आपको देखने को मिलता है कोल्ड करंट। कौन से करंट? कोल्ड करंट। अब ये कोल्ड करंट होने के कारण इन एरिया में जो हवा होती है वो ज्यादा खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। अब क्योंकि हवा आपकी ज्यादा खुश्क है तो इन एरिया में आपको रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको देखने को मिलता है हम्बोल्ट करंट, यहां पर कैलिफोर्निया करंट आता है, वो भी ठंडा करंट है। इस साइड आप देखते हैं लाइक इस साइड भी आपको कोल्ड करंट देखने को मिलता है, इस साइड भी कोल्ड करंट देखने को मिलता है। तो दैट्स व्हाई यहां पर जहां भी आपको डेजर्ट कंडीशन देखने को मिलेगी उसके आसपास पहली कंडीशन हो सकती है कि कोल्ड करंट देखने को मिले। दूसरी चीज, आप एक चीज देखिए यहां पर ये 30 डिग्री के और 0 के बीच में है दोनों साइड में। अब 0 से 30 के बीच में विंड कौन सी चलती है? ईस्टर्ली, कुछ इस डायरेक्शन में चलती है। अब ये जितना भी एरिया है आपका ये तो अवे फ्रॉम द विंड हो गया ना, मतलब यहां से इस एरिया की तरफ जो हवाएं हैं वो कम चल रही हैं, मतलब इस पार्ट में जो रेनफॉल देखने को मिलेगी वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। बिकॉज किस साइड है? अवे फ्रॉम दी, मतलब कॉन्टिनेंट जो हवा प्रिवेलिंग विंड्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ये। अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में रेनफॉल कम होगा तो ऑटोमेटिकली डेजर्ट कंडीशन बनेगी। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि भैया यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि ये प्रिवेलिंग विंड के अपोजिट साइड पे हो, तो इसकी वजह से भी यहां पर इस एरिया में डेजर्ट फॉर्म हो सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में तो नहीं है। अब जैसे ये वाला पार्ट देख रहे हो यहां पर ये ओशन से तो दूर है ही है, बट साथ के साथ ये कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में भी है, तो इस वजह से भी यहां पर डेजर्ट फॉर्म हो सकते हैं। अब डेजर्ट एरिया आपको अलग अलग नाम से अलग अलग एरिया में आपने जाने होंगे, जैसे पूर्वेनियन आपका डेजर्ट है, आटाकामा डेजर्ट जो इस एरिया में देखने को मिलता है, मोंटे डेजर्ट इस एरिया में देखने को मिलता है, पेटागोनियन डेजर्ट इस एरिया में देखने को मिल जाता है, नाबीब डेजर्ट इस एरिया में देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका नुबियन डेजर्ट सहारा देखने को मिलता है, नुबियन डेजर्ट आपका लाइक यहाँ पर इस पार्ट में देखने को मिल जाता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आ गया आपका नाबीब डेजर्ट। तो इस तरह से आपके अलग अलग डेजर्ट्स हैं जिसके बारे में यहाँ पर इस मैप में गिवन है, आप पीपीटी में आराम से पढ़ भी सकते हैं। नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सर की मैप वाली सीरीज तो देखी होगी, तो दैट्स व्हाई जो भी आपके न्यूज में रहे हो
उन डेजर्ट एरिया के बारे में आप जान लेना, बट हर एक का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यूपीएससी अगर आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा भी तो वहां पर बेस रहेगा करंट अफेयर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि कौन से एरिया में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 20 to 30 लिखा हुआ है, 15 भी हो सकता है, कुछ बुक्स में 15 है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर आप 15 भी लिख सकते हैं। जनरली आपके जो एरियाज हैं ये नॉर्थ अमेरिका में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यूएसए मैक्सिको वाले पार्ट में। उसके अलावा साउथ अमेरिका में भी अटाकामा डेजर्ट हो गया, अफ्रीका में सहारा हो गया, एशिया में आपका अरेबियन थार डेजर्ट, उसके अलावा दौलत लुत जो आपको ईरान वगैरह वाले एरिया में देखने को मिल जाते हैं, दास्ता लुत सॉरी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो ये सभी एरिया आपको याद रखने हैं। अब क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो इस एरिया में आपको रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलेगी नहीं। अब क्योंकि रेनफॉल ज्यादा नहीं है तो यहां पर जो आपको प्लांट्स वगैरह मिलेंगे दैट आर थॉर्नी, मतलब यहां पर कांटीले पेड़ मिलेंगे, ऐसे पेड़ मिलेंगे जिनकी स्टेम्स के ऊपर वैक्स होगा और ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करने की कोशिश करेंगे। कांटीले पेड़ होंगे जहां पर लीव्स की एब्सेंस देखने को मिलेगी। लीव्स इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रांसपिरेशन फर्दर आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन लॉसेज होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं लीव्स के केस में, तो इस वजह से कांटीले आपको पेड़ देखने को मिलेंगे जैसे कैक्टस। यहां पर इन पेड़ों के जो तने हैं वो हरे होंगे ताकि फोटोसिंथेसिस को ये परफॉर्म कर सके। इनकी जो रूट्स होंगी वो काफी डीप होंगी फॉर द सर्च ऑफ वाटर। तो ये सभी चीजें इसके बारे में आपने याद रखना है। यहां पर इवेपोरेशन रेट काफी हाई देखने को मिलेगा और इन एरिया में आपको अगर कोई वाटर बॉडी भी होगी तो जनरली सॉल्ट वाटर भी देखने को मिल सकता है आपको। यहां पर रेनफॉल कम है, इवेपोरेशन ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई पानी का सोर्स इतना डेफिनेट नहीं होगा इस एरिया में। जो डेथ वैली है कैलिफोर्निया की, यहां पर ऑलमोस्ट आपको बारिश दिखती ही नहीं है, 1 mm की बारिश नहीं होती वहां पर ऑलमोस्ट, और टेम्परेचर काफी हाई रहेगा। यहां पर एक चीज खास है, दैट इज डे एंड नाइट की जो टेम्परेचर की वेरिएशन है, सॉरी डे नाइट लिख दिया मैंने यहां पर, डे एंड नाइट के जो टेम्परेचर की वेरिएशन है दैट विल बी वेरी हाई, और ये आपके वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 14% लैंडमास को रिप्रेजेंट करता है और 7 से 8% आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। स्टिल पीपल लिव इन दिस हार्श कंडीशंस। आपको ये चीजें सभी मैंने बता दी हैं कि टैप रूट वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो आपको याद रखनी दैट इज टुग्रिस जो वेस्टर्न सहारा में देखने को मिलती है, बेदुमिनस जो अरेबियन डेजर्ट के आसपास देखने को मिलती है, बुशमैन कालाहारी डेजर्ट के आसपास, एंड बिंदबास जो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्राइबल पॉपुलेशन जो आपको इस एरिया में देखने को मिल सकती है। लेट अस डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाउ। अब इसको आंसर करते हैं। In the world, the tropical desert occur on the western margin of the continent within the trade wind belt. अब मैंने आपको क्या कहा था, ट्रेड विंड 0 to 30 एग्जिस्ट करती है, उसके एक्सट्रीम साइड पे है जहां पर आपको रेनफॉल कम देखने को मिलेगी। तो यस, वेस्टर्न साइड पे है, दैट इज ट्रू। इन इंडिया द ईस्टर्न हिमालयन रीजन गेट्स हाई रेनफॉल एज कंपेयर टू हाई रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न विंड। अब ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालय में आपको नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा रेनफॉल देखने को मिल रही है। अरे भैया, आपका नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न हिमालय कहां पर है, पूर्वांचल, कुछ इस पार्ट में होगा ना, यहां कुछ इस एरिया में देखने को मिल रहा है यहां पे। अब यहां से नॉर्थ ईस्ट विंड आपकी अगर फ्लो कर रही है कुछ इस तरह से होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट पार्ट, तो यहां पर ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। अगर सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई तो यहां पहली स्टेटमेंट ठीक थी, तो आंसर क्या बन गया, 1 ओनली। तो दिस इज हाउ, अगर आप अपने लॉजिकली चीजों को, अगर आपको इंडिया का मैप क्लियर है, मैंने वो चीज चाहे बताई ना हो बट मैंने आपको ये बता रखा कि विंड किस डायरेक्शन में जा रही है वहां पे, तो आप इजीली उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यूपीएससी वर्क की, आपको यहां पर हर चीज का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा ग्राफ बनवा दूंगा जिससे आप इजीली किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन को याद कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो आपको मेडिटेरियन सी के आसपास देखने को मिलता है। यहां पर कैलिफोर्निया वाले पार्ट से थोड़ा ऊपर इस पार्ट में यहां पर देखने को मिलता है। नाउ अबाउट दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको एक चीज याद रखनी है, देखिए ये आपको अराउंड 45 डिग्री के आसपास, 40-45 डिग्री के आसपास नॉर्थ में देखने को मिल रहा है। कुछ पार्ट यहां पर आपको अफ्रीका में देखने को मिल रहा है, साउथ अफ्रीका में, और ये कुछ पार्ट आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है, और हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट यहां पर इस एरिया में यहां पर भी एग्जिस्ट करता होगा आपके न्यूजीलैंड वाले पार्ट में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको ये याद रखना है कि भैया यहां पर आपको विंटर में रेनफॉल देखने को मिल रही है। अब विंटर में क्यों, समर में क्यों नहीं? अब अमूमन मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि भैया आपकी जो
दिस 60 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में वेस्टर्ली चलती है, कुछ इस तरह की विंड चलनी चाहिए थी, सॉरी कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है जी, कुछ इस डायरेक्शन में विंड चलनी चाहिए थी। अब विंड अगर इस डायरेक्शन में चलती तो यहां पर तो बारिश होनी चाहिए थी समर में, बट हुआ क्या कि आपकी ITCZ जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ तक शिफ्ट कर गई। अब क्योंकि ITCZ आपकी 20 डिग्री नॉर्थ तक शिफ्ट हो गई तो ईस्टर्ली का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको इस 40 डिग्री 45 डिग्री तक भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इस एरिया में आपको समर के अंदर रेनफॉल नहीं देखने को मिलती, बिकॉज उस समय ये अंडर द इन्फ्लुएंस होता है ईस्टर्ली के। अब ईस्टर्ली चला दो, अब यहां पर अगर आप ईस्टर्ली चलाओगे तो आप क्या देखते हो कि इस एरिया में विंड की डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी। अब क्योंकि ये अवे फ्रॉम द विंड होगी तो इस एरिया में तो चाइना में तो आपको देखने को मिल जाएगी कि भैया समर के अंदर रेनफॉल हो रही है, बट यहां पर आपको समर के अंदर रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। बट जैसे ही ITCZ आपका शिफ्ट करेगा, सन मूव करने लगेगा आपके सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तभी आप देखेंगे कि यहां पर विंटर के टाइम पे रेनफॉल आ जाएगी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही याद रखना है कि यहां विंटर में आपको रेनफॉल देखने को मिलती है, और इस एरिया को आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी के आसपास, कैलिफोर्निया वाले पार्ट में नॉर्थ अमेरिका में, सेंट्रल चाइल्ड में देखने को मिल सकते हैं, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी ये देखने को मिलता है, और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी ये थोड़े बहुत पार्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पर गर्मियों में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है 20 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब ये समर में ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में होते हैं, दैट इज गिवन ओवर देयर। विंटर में यहां पर रेनफॉल देखने को मिलती है, दैट इज गिवन ओवर हियर। और विंटर में जो आपका टेम्परेचर है, क्योंकि वेस्टर्लीज आ गई हैं और आपके थोड़ा टेम्परेट जोन में आता है ये, तो इस वजह से टेम्परेचर थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। एज यहां पर आपके विंटर में रेनफॉल होती है तो जो ग्रोइंग सीजन है प्लांट्स का वो विंटर में रहेगा, और यहां पर जो आपको ट्रीज मिलेंगे कुछ एरिया में एवरग्रीन टाइप मिल सकते हैं, जैसे ऑलिव्स, उसके अलावा होली, आपके लोरन, मेड्रोना और कॉर्कार्क, कुछ इस तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे। कुछ एरिया में आपको जैसे जो हिली स्लोप एरिया होंगे वहां पर आपको जीरोफाइटिक प्लांट्स भी देखने को मिल सकते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, जो आपकी गर्मी वगैरह के मौसम को सहन कर सके। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी, कुछ अलग अलग एरिया में आपको कुछ हर्ब्स वगैरह मिलते हैं, बहुत सुगंधी वाले हर्ब्स, इनके नाम आपको याद रखने, जैसे मैक्वीज है जो आपको यूरोप में देखने को मिलता है, शेपरल आपको कैलिफोर्निया वाले पार्ट में हर्ब देखने को मिलती है, फाइनबॉस आपको अफ्रीका वाले पार्ट में देखने को मिलती है, मेटोरल आपको चाइल्ड वाले एरिया में देखने को मिलती है। दीज आर द इंपॉर्टेंट नेम। कई बार मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको आ सकता है। इन एरिया में जो आप ट्रीज देखते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, ज्यादातर इस एरिया में आपकी वाइन बनती है। इस एरिया में जो लोग हैं वो सिट्रस फ्रूट की कल्टीवेशन करते हैं, इसे फ्रूट बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। ओक, वॉलनट, चेस्टनट, आल्म, फिग, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, और इस एरिया को मेजरली आप देखेंगे ट्रक फार्मिंग के लिए भी जाना जाता है। इस एरिया में ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज प्लांटेशन के लिए लोगों ने जंगलों को साफ कर दिया है। तो दैट इज व्हाई इस एरिया के बारे में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। अब कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा हर एक एरिया की कमर्शियल एक्टिविटी के बारे में, थोड़ी थोड़ी आपको हिंट दे दूंगा ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन आए भी तो आपको याद रहे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड। अब टेम्परेट ग्रासलैंड आपको यहाँ पर प्रेरीज वाले एरिया में देखने को मिलती है। यहाँ से आपकी चिनूक विंड आपकी फ्लो करती है, जो स्नो ईटर विंड कहा जाता है, जिसे वार्म विंड है। इसके अलावा स्टेपीज यहाँ पर, पुस्ताज यहाँ हंगरी वाले पार्ट में डेवलप होते हैं, वेल्ड यहाँ पर अफ्रीका वाले पार्ट में, पंपाज यहाँ पर आपके साउथ अमेरिका वाला पार्ट में, डाउन आपका कहाँ पर आ गया, ऑस्ट्रेलिया में। तो दीज आर दी टेम्परेट ग्रासलैंड्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मंचूरियन ग्रासलैंड चाइना में देखने को मिलता है, इतना फेमस तो नहीं रहता, बट स्टिल मंचूरियन आपका पार्ट जो है वो दो बार ही मतलब इसी आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया, अगेन यहां पर कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में है ये। समर में जब आपकी विंड इंटीरियर तक पहुंचेगी, वार्म विंड पहुंचेगी, तभी यहां पर रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो यहां पर जनरली आप देखेंगे समर में रेनफॉल। अब यहां पर जो आपकी ग्रास है उसकी हाइट छोटी होगी, इस ग्रास का नाम होगा अल्फा अल्फा ग्रास। इस ग्रास में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे इन एरियाज में जनरली या तो आपके जो लोग हैं वो पशुपालन में लगे होंगे, या इस एरिया को हम कई बार
फूड ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड भी कह देते हैं। यहां पर आपको अन्न भंडार है ये दुनिया का। सबसे ज्यादा इस एरिया में आपको क्या देखने को मिलती है, लाइक आपकी जो वीट होगी, मेज होगी, इनकी कल्टीवेशन। अब यही एरिया यूक्रेन वाला पार्ट आ जाता है, स्टेपी वाला पार्ट जो न्यूज में भी रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा आप मैप ध्यान से देख लेना, हो सकता है कि आपको मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाए इस साल के एग्जाम में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सदर्न कनाडा में देखने को मिल जाता है, सेंट्रल आपको अमेरिका में देखने को मिलता है, मंगोलिया में मुरी डार्लिंग बेसिन जो है आपका, मुरी और डार्लिंग दोनों ही रिवर हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया के उस पार्ट में देखने को मिलता है। आपको साउथ अमेरिका वाले पार्ट में भी ये आपको देखने को मिल जाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट इट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि किस तरह का टेम्परेचर रहता है। तो टेम्परेचर ज्यादा ना ठंडा ना गर्म, तो यहाँ पर समर में टेम्परेचर 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और विंटर में टेम्परेचर आपका -4 से -2 डिग्री सेल्सियस चलता है। इफ वी टॉक अबाउट, यहां पर आपको रेनफॉल देखने को मिलती है कौन से टाइम में, समर टाइम में। इस सभी का सम अप मैं आपको एक टाइम पे करके दूंगा लास्ट में, तो डोंट वरी अबाउट इट कि कौन से कब हो रहे, सबका रट्टा नहीं लगाना है, मैं आपको लॉजिकली सब याद करवा दूंगा। एक सिर्फ आपने डायग्राम बनाना है, उससे सब कुछ याद हो जाएगा आपको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि यहां पर जो रेनफॉल है वो 25 से 65 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है, और जनरली इस एरिया में आपको विल्लो, एल्डर जैसे ट्रीज देखने को मिलते हैं, बट इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इस एरिया में ट्रीज। और इस एरिया में आपको देखने को मिलती है ग्रासेस। ये ग्रासेस आपके न्यूट्रिशियस हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्टेपीज, वेल्ड और इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। बट एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर कुछ ट्राइब्स देखने को मिलती है। किर्गिज जो आपको सेंट्रल एशिया में नोमैडिक पॉपुलेशन देखने को मिलती है। साउथ अफ्रीका में आपको हॉटेनेंटोस देखने को मिलते हैं, और रेड इंडियंस आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसे हम कई बार ईस्ट कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल देते हैं, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल देते हैं। अब इसके अलग अलग नाम भी हैं कई कई एरिया में, जैसे यहाँ पर इसे गल्फ टाइप बोल देते हैं, नेटल टाइप बोल देते हैं, यहाँ पर भी नेटल टाइप है, चाइना टाइप और नेटल टाइप। तो ये तीन मेजर टाइप है, नेटल, गल्फ एंड चाइना टाइप। अब इनके बारे में मोर और लेस लोकेशन सेम है, 25 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। इफ यू टॉक अबाउट देम, आपको ये याद रखना है कि ये जो आपके लाइक नेटल या अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, ये इसके मॉनसून टेंडेंसी के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर आपको नेटल टाइप दिख रहा होगा। नेटल टाइप आपका नॉन मानसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसमें आपको मॉनसून टाइप से ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, इसमें आपको लगभग मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो ये मेजर फर्क है। यहां पर साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिलता है, ये हल्का फुल्का आपके मॉनसून जैसे मिलता जुलता है। नेटल टाइप में आपको मॉनसून के फीचर कम देखने को मिलते हैं, और चाइना टाइप में आपको मॉनसून फीचर ज्यादा देखने को मिलते हैं। नाउ कम बैक टू दिस मैप। अब मॉनसून से इसका कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया आपको लोकेशन देखनी है। लोकेशन क्या है, 25 से 40 डिग्री। अब 25 से 40 डिग्री समर के टाइम पे आप मुझे ये बताइए, ये एरिया किसके इन्फ्लुएंस के अंडर है। यहां पर आपका ITCZ 20 डिग्री तक पहुंच चुका है समर में, एंड नाउ इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्लीज, ईस्टर्न मार्जिन पे है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा गर्मियों के टाइम पे बारिश, और बारिश अच्छी खासी होगी। सो दैट्स व्हाई यहां पर कई एरिया में, जैसे इसको हमने कहा कि कुछ हद तक मॉनसून टाइप से मिलता जुलता है, यहां पर ये पूरी तरह से मिलता जुलता है मॉनसून टाइप से, और ये नेटल टाइप जो है इनके ऊपर मॉनसून का इंपैक्ट इतना देखने को नहीं मिलता है। साथ के साथ आपको याद रखना है कि यहां पर जैसे नेटल वाले एरिया में शुगर केन की खेती बहुत अच्छी खासी होती है, कॉफी की हो सकती है, आपकी मेज की हो सकती है साउथ अमेरिका वाले पार्ट में, गल्फ टाइप में। उसके अलावा डेयरी वगैरह आपको देखने को मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले पार्ट में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर। सबसे पहले क्लाइमेट वगैरह, तो यहां पर 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का आपका टेम्परेचर रहता है। अब समर में तो रेनफॉल मैं आपको बता चुका हूं, इट इज बिकॉज ऑफ मॉनसून, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिल रही है, इस वजह से यहां पर रेनफॉल देखने को मिल गई। अब विंटर के टाइम पे क्या होता है, अब विंटर का टाइम आता है तो एक चीज बताइए, ये एरिया कौन सा है, 25 से 40। अब यहां पर आपके डेवलप होते हैं साइक्लोन्स, जिनका नाम है टाइफून। अब टाइफून तो आप सभी को याद होगा, यहां पर आप मैप देखिए, इस एरिया में टाइफून, विली, हुरिकेन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो यहां पर आपके लेट समर के टाइम पे या अर्ली विंटर के टाइम पे डेवलप हो जाते हैं साइक्लोन्स, और साइक्लोन की वजह से यहां पर आप बाकी टाइम पे भी रेनफॉल देखते हैं। तो यहां आप एक चीज पढ़ेंगे, इट हैज द रेनफॉल थ्रू आउट द
थ्रू आउट द ईयर। तो मोर कॉमनली यहां पर आपको जो ट्रीज देखने को मिलेंगे दैट इज मोर और लेस एवरग्रीन टाइप। यहां पर थोड़ी बहुत विंटर में फॉग वगैरह देखने को मिलती है, बट स्टिल बारिश होगी तो फॉग कम हो जाएगी। तो मॉनसून में हैवी रेनफॉल है और विंटर में भी यहां पर रेनफॉल देखने को मिलती है, दैट इज गिवन ओवरहेड। अब रीजन मैं आपको बता चुका हूं, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताना है कि चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में समर में रेनफॉल क्यों होती है और विंटर में क्यों होती है। जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, यहां पर आपको साइक्लोन, हुरिकेन्स वगैरह देखने को मिलती है। समर में आपको ज्यादा रेनफॉल, ज्यादा बारिश, एवरग्रीन टाइप ऑफ ट्रीज, तो दैट इज कॉमन ओवरहेड। इफ वी टॉक अबाउट वेजिटेशन की, तो यहां पर आपको लोलैंड एरिया में जहां पर थोड़ा आपको निचला इलाका देखने को मिलता है, वहां पर डेसिडुअस ट्री देखने को मिलते हैं। बट जनरली जो आपके समुद्र के पास वाला इलाका होगा वहां पर एवरग्रीन टाइप ऑफ ट्री देखने को मिलेगा। आपको पाइन्स, माउंटेन्स के ऊपर पाइन्स देखने को मिल सकते हैं, बीच, ऑक, मंगोलियंस, कैमलिन्स, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती है। और मलबरी यहां पर बहुत अच्छे से, सिल्क यहां पर बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। अब ये क्यों, यहां पर आपको पहाड़ों में मिलने वाली वेजिटेशन क्यों मिल रही है? बिकॉज मैंने क्या कहा था, एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। तो एल्टीट्यूड के हिसाब से देखें, आप हायर लैटिट्यूड में चले गए हैं, एल्टीट्यूड में हायर में जाते हैं तो क्या मिलता है हमें यही इसी टाइप के ट्रीज मिलते हैं। तो सेम यहां पर भी आपको कुछ इसी टाइप के ट्रीज देखने को मिलेंगे, बट यहां पर आपकी कॉटन कल्टीवेशन भी काफी अच्छी हो सकती है। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ ब्रिटिश टाइप का ना मैप थोड़ा अच्छा सा नहीं मिला, बट इसकी लोकेशन देख लीजिए आप, आपको कुछ इस एरिया में ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, इस एरिया में ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। मतलब मोर और लेस चाइना से थोड़ा ऊपर चले गए हम लैटिट्यूड में, चाइना के और ये मेडिटेरियन वाला एक उस पे था। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये वेस्ट में है, बट इनका भी मैं आपको अलग से नाम बताऊंगा। बट ये ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इनका नाम जैसे वार्म और लाइक कोल्ड टेम्परेट वाला, वो नाम लास्ट में देखेंगे। अब वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, अब यहां पर आपको जो रेनफॉल है थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्रंटल फॉर्मेशन है, फ्रंट्स वगैरह बनेंगे, साइक्लोन्स वगैरह आएंगे, टेम्परेट साइक्लोन होंगे। लेकिन ये अब यहां पर कूल, टेम्परेट, ओशैनिक, डेसिडुअस फॉरेस्ट, मरीन, वेस्ट कोस्ट टाइप, ये सभी इसी के नाम है। लोकेशन जनरली 40 से 60 के बीच में देखने को मिल रही है। अब यहां पर वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट बनेंगे, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेंगी, बारिशें। इसका एरिया कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेगा, वेस्ट कनाडा में देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए में देखने को मिल जाएगा, साथ के साथ न्यूजीलैंड, तस्मेनिया, विक्टोरिया वाले एरिया में भी ये आपको कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया, तो यहां पर आपके एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं है। अब ऐसा क्यों, एक्सट्रीम टेम्परेचर इस एरिया में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? यहां पर आपको याद होगा, इस एरिया से घूम के एक ओशन करंट आता है। फुल फॉर्म आपने लिखनी है, कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी मैं इसके बारे में बताऊंगा इन डिटेल। अगले लेक्चर में आपकी कोशिश करूंगा कि ये जो ओशन करंट से इनके बारे में डिस्कस करूं। बट अगर आप इसके बारे में लिखेंगे, ये क्या नाम है इसका, ड्रिफ्ट कहते हैं इसे, कौन सी ड्रिफ्ट है ये, यहां पर गल्फ स्ट्रीम बनती है और उसके बाद यहां पर इस एरिया में आपकी आ जाती है डैश अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो उसका नाम लिखना है। और ये वार्म है, क्योंकि अब वार्म है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम नहीं होगा। तो दिस इज जस्ट बिकॉज इस एरिया में जो आपका जो ओशन करंट है उसकी वजह से यहां पर इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट समर, समर में यहां पर टेम्परेचर मोर और लेस सुहावना रहता है, घूमने लायक होता है। बट विंटर भी यहां पर ज्यादा ठंडी नहीं है, माइल्ड, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। मैंने नाम खुद ही बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है। और इसकी वजह से यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, जो पोर्ट्स हैं सेम लैटिट्यूड पे, अगर आप रशिया में जाएंगे तो आपके पोर्ट्स क्या बंद है, बट यहां पर वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ये कोल, लाइक आपके काफी ठंडा एरिया है, समर और विंटर दोनों में आपके यहां पर रेनफॉल देखने को मिल जाती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रेनफॉल ऑन एन एवरेज यहां पर कम है, ज्यादातर स्नो के टाइप में भी हो सकती है। और जो यहाँ पर रेनफॉल है वो थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है आपको। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। वेजिटेशन की बात करें तो क्योंकि टेम्परेट एरिया में आ चुके हैं, ऊपर के पार्ट में है, तो ज्यादातर आपको जो हायर एल्टीट्यूड पे देखने को मिलती है ओक, एल्म, मैपल, बीच, ब्रीच, ऐसी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अभी भी जो ट्रीज हैं वो हार्डवुड है बट ड्यूरेबल है, मतलब लंबे समय तक चल सकते हैं। साथ के साथ ट्रीज डेसिडुअस होंगे, बिकॉज यहां पर जो रेनफॉल है वो कम है, थ्रू आउट द ईयर है, बट रेनफॉल क्या है, कम है। कम होने की वजह से वाटर शॉर्टेज रहेगी, तो डेसिडुअस ट्री रहेंगे। और कुछ स्पीशीज यहाँ पर डुगलस और रोजवुड की मिल सकती है आपको। और कुरांगम
जो यहाँ पर रीजन ट्री है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। ये आपको न्यूजीलैंड वाले पार्ट में देखने को मिलता है, कॉरी भी बोल देते हैं न्यूजीलैंड वाले पार्ट में से। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट अ सेकेंड। अब आगे हम टैगा वाले पार्ट में, टैगा के बाद लोरेशन टाइप पढ़ेंगे। टैगा वाला पार्ट कहां पर एग्जिस्ट करता है? जहां पर आपको स्टेपी देखने को मिलते हैं, स्टेपी मतलब सॉरी साइबेरिया देखने को मिलता है, स्टेपी के ऊपर वाला पार्ट, ये आपका टैगा टाइप है, ये आपका टैगा टाइप है। यहां पर आपको एक्सट्रीम, क्योंकि कॉन्टिनेंट के सेंटर में आ गया, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। कई बार इसे कॉनिफोरस फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, बोरल फॉरेस्ट भी इसी का नाम है। बोरल का मतलब होता है नॉर्थ, और नॉर्थ में पूरी आपकी एक लंबी बेल्ट है पूरी ऐसी, और सबसे लंबा फॉरेस्ट यही है वर्ल्ड का, अमेज़न में नहीं, ये है वर्ल्ड का सबसे लंबा फॉरेस्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लोकेशन, 50 से लेके 70 डिग्री नॉर्थ साउथ आपको देखने को मिल सकता है। वैसे तो नॉर्थ में ही देखने को मिलता है, क्योंकि साउथ में इतनी वाइड आपको कॉन्टिनेंट्स वगैरह नहीं मिलते, थोड़े नैरो है उनका जो लोकेशन है, सो दैट्स वाई वहां पर इतने ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अलास्का वगैरह वाले पार्ट में आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपको 6 से 7 महीने ठंड रहती है। ठंड होने की वजह से जो ग्रोइंग सीजन है वो बहुत छोटा हो जाता है, 3 से 4 महीने जब आपकी गर्मी होती है, और उस टाइम पानी पिघलता है, बट बर्फ पिघलती है, बट स्टिल आपके मोर और लेस ट्रीज जो है वो सॉफ्टवुड है। और यहाँ पर लोग नंबर जैकिंग मतलब लकड़हारे ज्यादा हैं, मतलब उस टाइप के आपको यहाँ पर लोग देखने को मिलते हैं। रेनफॉल अगेन थ्रू आउट द ईयर है, बट यहाँ पर जो रेनफॉल है वो फिर से आपकी स्लाइटली कम हो जाती है, 25 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की। इफ यू टॉक अबाउट कुछ एरिया में, मतलब अगर इन दोनों एरिया की बात करूं ना, इसकी और ब्रिटिश टाइप की, आपको पीक देखने को मिलेगी समर में। समर में मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलेगी, बाकी थ्रू आउट द ईयर कहते ही। ऑल्दो स्टेपी टैगा के केस में तो मैं यहां तक भी कह दूंगा कि लाइक समर में आपको ऑलमोस्ट 90% तक रेनफॉल देखने को मिल सकती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टैगा टाइप में आपके ट्रीज वगैरह कौन से देखने को मिलते हैं, तो जो आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट पीक पे देखने को मिलते हैं, पाइन हो गया, उसके बाद फिर हेमलॉक, इस तरह के ट्रीज देखने को मिलते हैं। जनरली ये एवरग्रीन टाइप रहते हैं, और क्योंकि ये कॉनिकल शेप के होते हैं इसलिए कॉनिफोरस फॉरेस्ट भी बोला जाता है इन्हें। ग्रोइंग सीजन बहुत छोटा रहेगा, 3 महीने का 4 महीने का, और यहाँ पर ये ट्रीज बहुत ज़्यादा यूज होते हैं पेपर इंडस्ट्रीज में, इस चीज़ का याद रखना। और लाइक लंबर जैक मैंने आपको बता ही दिया है, तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट पर्टिकुलरली टैगा टाइप ऑफ बायोम के बारे में। Now let us talk about second last part, that is Laurentian type of climate. अब ये आपको लोरेंशियन वाले पार्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और साथ के साथ इस एरिया में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि ये 45 से 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास लोकेटेड है। लोरेंशियन टाइप, कूल, टेम्परेट, ये सभी इसी के नाम है। लोकेशंस वगैरह आपको दिखा चुका हूँ, बट इस चीज़ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपको मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता। मोर और लेस आपका जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक रहता है बिटवीन -3 डिग्री सेल्सियस से -17 के बीच में, और ये इन्फ्लुएंस में होता है आपके किसके, वेस्टर्लीज के। तो यहाँ पर आपको कोल्ड करंट वगैरह लाइक देखने को मिलते हैं इस एरिया में, जिसकी वजह से, क्योंकि हायर लैटिट्यूड में आपके जो ईस्टर्न मार्जिन है उस साइड हो जाते हैं आपके कोल्ड करंट, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर आप ये देखते हैं कि कोल्ड करंट के इफेक्ट के कारण मोर और लेस यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जो रेनफॉल रहती है मोस्टली 50 से 125 सेंटीमीटर के बीच में रहेगी, और यहाँ पर आपको समर के अंदर टेम्परेचर अच्छा खासा 18 डिग्री सेल्सियस तक भी देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि आप हायर लैटिट्यूड पे हैं, तो यहाँ पर जो आपके ट्रीज वगैरह होंगे कॉनिफोरस होंगे, पाइन, मेपल, ओक, बीच, चेस्टनट, आर्म्स, ये सभी ट्रीज आपको देखने को मिल सकते हैं इस एरिया में। कुछ एरिया आपके जैसे मंचूरिया की माउंटेन्स हैं, वहां पर भी आपको इस तरह का लाइक लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये फ्रूट्स के लिए बहुत फेमस है, जैसे पियर हो गया, आपके पीच हो गए, एप्पल हो गए, ऑरेंजेस हो गए, तो इनके लिए फेमस है एरिया। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज टुंड्रा टाइप ऑफ बायोम। इसके बारे में कुछ ज्यादा खास है नहीं, मॉसेस वगैरह आपको देखने को मिलती हैं। मॉसेस खासकर इसमें जो लाइक आपके ग्रोइंग सीजन है वो बहुत शॉर्ट है, आपकी यहाँ पर कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती, परमाफ्रोस्ट है यहाँ पे। इस एरिया में एक चीज याद रखना कि 65 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जो भी एरिया है आपका, दैट इज कमिंग अंडर द टुंड्रा टाइप। अब यहाँ पर टुंड्रा का मतलब होता है वर्जिन रीजन, जहाँ पर ज्यादा इंट्रूजन नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम रहेगा, आपके रिलेटिवली -40 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। जो विंटर है काफी लंबी रहेगी, समर बहुत छोटी रहेगी,
ग्रोइंग सीजन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, मॉसेस रीच जैसी आपको प्रजाति देखने को मिलती है, स्नो पड़ती है यहाँ पर, रेनफॉल नहीं होती, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल जो कि मोस्टली 25 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है। और ये भी स्नोफॉल आपको कब देखने को मिलती है? समर के टाइम पे। कब के टाइम पे? समर के टाइम पे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, यहां पर दो टाइप के रीजन देखने को मिलता है, एक टुंड्रा, ग्रास टुंड्रा देखने को मिलता है जहां पर आपको मॉइसेस, रीच, स्लजेस, रोडोडेंड्रन, कुछ इस तरह के स्पीशीज देखने को मिल जाती है। बट इससे भी एक्सट्रीम आपको देखने को मिलता है टुंड्रा रीजन जो कि परमाफ्रॉस्ट वाला एरिया है, यहां पर आपको कुछ नहीं देखने को मिलता, सिर्फ बोग्स वगैरह देखने को मिलते हैं, दैट इज इट। इसके अलावा यहां पर और कुछ भी नहीं है। नाउ दिस इज नॉट द एंड ऑफ दिस स्लाइड, वी हैव टू कंक्लूड दिस थिंग। अब इसको मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा और जिससे मतलब आपको पूरे लेक्चर का सार मिल जाएगा। मान लीजिए यह आपका पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। सबसे पहले आप आ जाइए 0 to 10 डिग्री, मैं एवरेज लेके चल रहा हूं, ठीक है जी, 30 डिग्री, दिस इज 45, दिस इज 60 एंड दिस इज 90, ठीक है जी। बीच की ये लाइन मिटा देते हैं हम। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं हम रेड पेन से, 1 2, अभी 3 हिस्से डिवाइड हो चुके हैं। अब जहां पर मैं आपको व्हाइट कलर से क्रॉस लगा के बताऊंगा, यहां पर आपके समर में रेनफॉल देखने को मिलेगी। यहां पर आपको कब रेनफॉल देखने को मिलेगी? समर में, मोर और लेस समर में। क्लियर है? अब ये जो आपका टाइप है, यहां पर ये आपका कौन सा? इंडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, या आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट या मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहां पर आपको समर में रेनफॉल देखने को मिलेगी, मोर और लेस मरीन टाइप में आपके एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। और लोग जो भी होंगे यहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे, बिकॉज इस एरिया में एग्रीकल्चर के लिए जो टाइम फेज है वो अच्छा है। और मल्टीपल क्रॉप ले सकते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर परफॉर्म होगा यहाँ पे, बिकॉज सीजन्स अलग अलग है, अलग अलग क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा ये आपका आ गया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब इस एरिया में भी समर में रेनफॉल देखने को मिलेगी। इस एरिया में भी लोग मोर और लेस आपके किस तरह की कल्टीवेशन करेंगे, लाइक आपकी डेयरी वगैरह खोल सकते हैं, और थोड़ी बहुत इस एरिया में आपको जंगल वगैरह देखने को मिलते हैं। तो जो आप अफ्रीकन जंगल की बात करते हैं, सफारी वगैरह की, तो दैट इज फाउंड ओवर दिस पार्ट, ट्रॉपिकल आपके ग्रासलैंड वाले पार्ट में। इसके बाद ये सेंटर वाला पार्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड, यहां पर भी समर में रेनफॉल देखने को मिलेगी। ऑल्दो इसको मैं यहां से रब कर सकता हूं साइबेरिया वाले पार्ट को, यहां पर थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल देखने को मिलती है, बट मोर और लेस मैं यही कहूंगा कि थ्रू आउट द ईयर कहते हैं, बट इतना थ्रू आउट द ईयर नहीं है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट थ्रू आउट द ईयर, तो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इस पार्ट में आप ये देखते हैं कि रेनफॉल आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है, एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और यहां पर लोग या तो नोमैडिक होंगे या ऐसे होंगे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते होंगे। अगर बात करें इस साइड ऊपर, जहां पर आपको लाइक ये ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, यहां पर भी थ्रू आउट द ईयर है। सॉरी, यहां पर डबल लाइन मार दी, स्ट्रेट थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। बट क्योंकि यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि ये समर में ज्यादा डोमिनेट करते, तो वैसे मैं इसको क्रॉस भी थोड़ा कर देता हूं, क्योंकि मोर और लेस यहां पर समर में 90% आपको रेनफॉल इन दोनों तीनों पार्ट में देखने को मिल जाती है। तो ऑलमोस्ट ये एल शेप जो है ये आपकी समर डोमिनेटेड रेनफॉल वाली है। ये आपका स्टेपी वाला पार्ट आ गया। स्टेपी में आपके नोमैडिक पीपल रहते हैं, यहां पर ऊपर नॉर्थ साउथ में ट्रेवल करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और चरवाहा वगैरह टाइप के होते हैं। टेम्परेट एरिया में आपको रेंचेस वगैरह मिलते हैं, बड़े बड़े फार्म्स मिलते हैं, आप ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड है ये। नाउ इफ वी टॉक अबाउट विंटर में रेनफॉल, तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे, माइनस साइन। दिस इज विंटर में रेनफॉल, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। कौन सा? मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, दिस इज स्टेपी, एंड ये आपका कौन सा हो गया? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर इसकी बात करें, यहां पर भी आपको मोर और लेस कब रेनफॉल देखने को मिल रही है? समर में देखने को मिल रही है, बट थ्रू आउट द ईयर है, थोड़ी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसमें भी थ्रू आउट द ईयर है, और ऑलमोस्ट इसमें भी थ्रू आउट द ईयर है। ये सभी आपके लाइक थ्रू आउट द ईयर वाले पार्ट हो गए। तो यहां पर ये चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये आ गया आपका लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, और स्टेपी में आपको बता चुका हूं, मेडिटेरियन बता चुका हूं।
नाउ ड्राई पार्ट वी विल रिप्रेजेंट विद प्लस साइन, विच साइन, प्लस साइन। तो यहां पर ये जो प्लस साइन है ये आपका ड्राई है एरिया, और यहां पर रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी इतनी। सेम आपको इस पार्ट में भी, ये टुंड्रा वाला पार्ट है, इस पार्ट में भी आपको रेनफॉल इतनी देखने को नहीं मिलेगी। 25 सेंटीमीटर कुछ नहीं होता है, डेजर्ट एरिया ही है, ये कोल्ड डेजर्ट है, वार्म डेजर्ट है, बस इतना ही फर्क है। तो मोर और लेस आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। दिस इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। दिस चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। Laurentian type of climate, according to GC Leong, rainfall throughout the year. If we talk about steppe, rainfall throughout the year. आपकी रेनफॉल कम है बट थ्रू आउट द ईयर, मैक्सिमम कम देखने को मिलती है, समर में देखने को मिलती है। दिस इज ब्रिटिश टाइप रेनफॉल इज पर्टिकुलरली आपके एक पार्ट में देखने को मिलती है, समर वाले पार्ट में ज्यादा, बट थ्रू आउट द ईयर। मेडिटेरियन विंटर में रेनफॉल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डेजर्ट, रेनफॉल कम ही है, मतलब है ही नहीं। और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो दिस इज ऑल। अगर आप इस डायग्राम को याद रख सकते हैं, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको अपनी कॉपी में बना भी लो, अपने हिसाब से यहां पर चीजों को मैनेज कर लो। और मैं कह रहा हूं कि इसके बाद आपके कोई भी स्टेटमेंट आए, आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ ये चार्ट याद रहता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको इस क्लास को पढ़ के मजा आया हो, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो। अब यहां पर आपको कुछ काम दिया है मैंने। फर्स्ट थिंग, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताना है कि भैया कौन से ऐसे पार्ट हैं जहां पर आपको रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है। दूसरी चीज, आपके कौन से वर्ल्ड के ऐसे पार्ट हैं जहां पर आपको समर में रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलती है। तीसरी चीज, कौन से आपके ड्राइएस्ट पार्ट हैं वर्ल्ड के, उसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। आई होप आप इसका आंसर करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सभी लोग अगर इस चीज को कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। और जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, प्लीज कोशिश कीजिए इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे आपकी रिवीजन ही होगी। और ये वीडियो आप सभी को देखनी चाहिए थी। धन्यवाद।